तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। आज हम लोग मैराथन में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्ट करने वाले। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आप लोगों को ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सीस एक्ट में भी पढ़ा होगा। तो गाइस आज हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कवर करेंगे 1 आवर में। लेकिन आप लोगों ने जो ऑलरेडी पढ़ रखी है, पहले उनको पीडीएफ्स को वो पढ़ लेना, वीडियोस को देख लेना, पीपीटीज को देख लेना, और लास्ट टाइम पे रिवीजन टाइम पे ये जरूर देख के जाना। इससे क्या होगा, आपका जो 10 आवर्स का चैप्टर है वो 1 आवर में कवर्ड हो जाएगा। लेकिन देखो वापस कह रही हूँ, पढ़ना आपको पूरा है। देखो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक ब्रिटिश एक्ट है। ब्रिटिश एक्ट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे आया। ये एक्ट आया 1 सितंबर 1882 किसका था? टोपा का था। ठीक है, 1872 आया है और इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। ये नहीं आएगा इसमें एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, बाकी ये पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होता है। द लॉ ऑफ एक्ट डज नॉट कन्फर्म ओनली टू एक्सटेंड ऑफ बिजनेस। ये सिर्फ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स को नहीं देखता, ये बल्कि डे टू डे पर्सनल डीलिंग्स को भी देखता है। जैसे कि आप रेस्टोरेंट में जाते हो और आप कुछ ऑर्डर करते हो, तो यू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। जब आप मेट्रो लेते हो और बस, व्हेन यू टेक अ मेट्रो और अ बस टू रीच योर क्लास, आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हो। जब आप लोग सैलून में जाते हो हेयर कटिंग के लिए, तब भी आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हो। इसका मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सिर्फ बिजनेस डीलिंग के लिए नहीं होता, ये पर्सनल डीलिंग्स, डे टू डे डीलिंग्स में भी काम आता है। फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मैंने आपको पहले ही बताया था 3 पार्ट होते हैं। पार्ट 1 जो है 1 से लेके 75 तक है, जो कि जनरल प्रोविजन से डील करता है। 124 से लेके 238 जो है वो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट से डील करता है, जैसे इंडैमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज। और 76 से लेके 123 जो है वो पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट हुआ करता था, लेकिन अब किसका पार्ट हो गया? वो सोगा का पार्ट हो गया, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का पार्ट हो गया। जैसे कि एक लड़का है हमारे यहाँ पे प्यारा सा भोला। अब बोला है ना, भोली से बोलता है कि भोली भोली मुझसे शादी करोगी क्या? क्या ये भी कॉन्ट्रैक्ट है क्या ये भी कॉन्ट्रैक्ट है क्या? जब आप किसी को प्रपोज कर रहे हो, ऑफर दे रहे हो कि मुझसे शादी करोगी, क्या ये भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आएगा क्या? नहीं, ये नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये सोशल नेचर का डोमेस्टिक अरेंजमेंट है। लेकिन जब ए ने बी को बोला कि बी मेरी कार परचेज करोगे क्या? रेड कलर की कार है और इतने प्राइस पे मैं आपको सोल्ड करने के लिए रेडी हूँ, तो ये कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि इसमें आप लोगों ने कहीं ना कहीं बिजनेस डीलिंग की बात की है। एंड अग्रीमेंट, सबसे पहले हमारा ऑफर जाता है। जैसे ए ने बी को बोला कि तुम मेरी कार परचेज करोगे क्या, इसको ऑफर बोला जाता है। ऑफर जब एक्सेप्ट होता है तो उसको एक्सेप्टेंस बोला जाता है। ऑफर जब एक्सेप्ट किया जाता है तो उसको एक्सेप्टेंस बोला जाता है। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस मिलके प्रॉमिस बनता है। और उस प्रॉमिस पे जब कंसिडरेशन आ जाती है तब वो बनता है अग्रीमेंट। और उस अग्रीमेंट में जब एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ आ जाती है उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। अब हम लोग को एक एक टर्म्स आराम से पढ़ने। तो सबसे पहले अग्रीमेंट होता क्या? अग्रीमेंट वो होता है जो एनफोर्सेबल बाय लॉ हो, लॉ के थ्रू एनफोर्सेबल हो। ठीक है, सॉरी, हम उल्टा पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे, कॉन्ट्रैक्ट, फिर कॉन्ट्रैक्ट के बाद अग्रीमेंट, अग्रीमेंट के बाद ऑफर, प्रॉमिस, ये सब हो जाएगा। तो अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। एक ऐसा अग्रीमेंट जो कि एनफोर्सेबल बाय लॉ हो, वो ही कॉन्ट्रैक्ट होता है। इन अदर वर्ड, ओनली दोस अग्रीमेंट विच आर एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए 2 बातें होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले अग्रीमेंट होना चाहिए और एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ होना चाहिए। अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ होना चाहिए। अब इसका मतलब अग्रीमेंट क्या होता है? एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन। जब प्रॉमिस में कंसिडरेशन आ जाता है, उसको बोलते हैं अग्रीमेंट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि प्रॉमिस क्या है? तो व्हेन द पर्सन टू whom proposal is made, जब एक इंसान आपको प्रपोजल भेजता है, signify an assent thereto, और आप उसमें एक्सेप्टेंस असेंट दे देते हो, द प्रपोजल इज सेट टू बी एक्सेप्टेड। वो प्रपोजल एक्सेप्टेड माना जाता है। इन सिंपल वर्ड, जब प्रपोजल सिग्निफाई करता है प्रपोजल एक्सेप्टेड, तो उसको बोलते हैं प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है। और प्रपोजल जब एक्सेप्ट हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? प्रॉमिस बोला जाता है। तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? अग्रीमेंट कैसे होगा? प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए सबसे पहले अग्रीमेंट होना चाहिए प्लस एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ होना चाहिए। फिर प्रॉमिस क्या होता है? प्रॉमिस होता है
प्रॉमिस होता है प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस। अब प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस फिर हमने पढ़ लिया। अब एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ क्या होती है? देखो सबसे पहले ऑफर जाएगा, एक्सेप्टेंस होगा, फिर वो प्रॉमिस बनेगा। प्रॉमिस बनने के बाद उसमें जब कंसिडरेशन आ जाता है तो वो अग्रीमेंट हो जाता है। उस अग्रीमेंट में एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ हो जाती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो अब सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ क्या है? कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए जो एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ की हम बात कर रहे हैं वो एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ है क्या? तो एनफोर्सेबल बाय लॉ मीन्स देयर शुड बी सम लीगल ऑब्लिगेशन अटैच टू द अग्रीमेंट। अग्रीमेंट में कुछ लीगल ऑब्लिगेशन जब अटैच हो जाते हैं, जैसे कि लीगल तरीके से काम करने की बात आ जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? एनफोर्सेबल बाय लॉ। इन सिंपल वर्ड, व्हेन द पार्टीज आर बाउंड टू परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशन बिटवीन देम एंड इन केस डिफॉल्ट बाय वन पार्टी, अदर पार्टी क्या कर सकती है? उस पर केस लगा सकती है। मतलब ये जब राइट आ जाता है कि हमने, जैसे मैंने आपको पढ़ाने का कॉन्ट्रैक्ट किया और अगर मैं आपको नहीं पढ़ाती तो वो एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ आ जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने ऑफर दिया था आपको, आपने एक्सेप्टेंस किया था, हम दोनों के बीच में एग्रीमेंट कंसिडरेशन हुआ था, उस कंसिडरेशन में एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ आ गई। तो पार्टी हैव बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, हम बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एंड दे क्रिएट राइट्स एंड ऑब्लिगेशन बिटवीन देमसेल्फ। और आपस में क्या क्रिएट करते हैं? राइट्स और ऑब्लिगेशंस। अग्रीमेंट रिलेटेड टू सोशल नेचर, देखो कुछ चीजें होती है जो सोशल नेचर की होती है और वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती। एन अग्रीमेंट बिटवीन टू पर्सन टू गो टू द सिनेमा, जब हम सिनेमा की बात कर रहे हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। डज नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन ऑन द पार्टीज टू अबाइड बाय इट। तो डोमेस्टिक अरेंजमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, दो हस्बैंड और वाइफ में लड़ाई हो जाए तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, और ना ही इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऐसे केसेस लेता है, क्योंकि उसके लिए एक स्पेसिफिक एक्ट बना है और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक जनरल एक्ट है। वो ये बोलता है कि अगर कोई स्पेसिफिक एक्ट है तो पहले वहां जाओ, अगर वहां पे आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो जनरल प्रोविजन ही तो लेता है। तो डोमेस्टिक अरेंजमेंट अगर हस्बैंड और वाइफ के बीच में हो जाए तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। जैसे कि केस हुआ था कि एक हस्बैंड है जो अपनी वाइफ को पर मंथ हाउस कीपिंग अलाउंसेस देता था। बाद में उस हस्बैंड को पता चला कि उसकी वाइफ उससे अनफेथफुल है, तो उसने वो अलाउंसेस देना बंद कर दिया। वाइफ चाहती है कि वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट टूटने का उस पर केस करे, वो केस नहीं कर सकती क्योंकि मियर डोमेस्टिक अरेंजमेंट है, क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन और इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं। अग्रीमेंट होता है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस और कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। अग्रीमेंट में सोशल और लीगल नेचर दोनों का हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ लीगल नेचर का ही होता है। सारे के सारे अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, लेकिन सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट होके ही गुजरते हैं। तो अग्रीमेंट एक वाइडर कॉन्सेप्ट है जबकि कॉन्ट्रैक्ट एक नैरो कॉन्सेप्ट है। फिर हमें टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने थे, तो ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी, तीन मेन पार्ट में कॉन्ट्रैक्ट बने हुए। ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन मतलब कैसे बनते हैं? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट और टेसिट कॉन्ट्रैक्ट। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट और बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। फिर ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी, वैलिड, वॉइड, वॉइड अग्रीमेंट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल अग्रीमेंट, अनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। इसको हम एक एक को देखेंगे। तो देखो सबसे पहला ये वही चार्ट है। सबसे पहला ऑन द बेसिस ऑफ लीगल इफेक्ट, देखो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें सारे के सारे वैलिड कहते हैं ना कंडीशंस होती है जो सेक्शन 10 की है, कि मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, ठीक है, प्रॉपर ऑफर जाना चाहिए, प्रॉपर एक्सेप्टेंस। तो सारी की सारी कंडीशन जब फुलफिल हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। फिर आ जाता है इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती, कोई भी एक भी कंडीशन छूट जाती है तो उसको बोलते हैं इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें सबसे पहला है वॉइड अग्रीमेंट। तो देखो ऐसा अग्रीमेंट जो वॉइड है फ्रॉम द बिगिनिंग, जो कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं है, जो कभी कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता, उसको बोलते हैं वॉइड अग्रीमेंट। एन अग्रीमेंट विच इज वैलिड इन एक सेकेंड, ये है वॉइड एब इनिशियो बोलते हैं इसको, वॉइड अग्रीमेंट को। वॉइड अग्रीमेंट को क्या बोलते हैं? वॉइड एब इनिशियो। मैं पहले इसको पढ़ाऊंगी ना, वॉइड एब इनिशियो। वॉइड एब इनिशियो क्या होता है? जो वॉइड फ्रॉम द बिगनिंग, जैसे माइनर के साथ किए हुए कॉन्ट्रैक्ट सारे वॉइड होते हैं। तो अग्रीमेंट विच इज नॉट वैलिड फ्रॉम द बिगनिंग, जो कभी कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता, उसको क्या बोलते हैं? वॉइड अग्रीमेंट, क्योंकि ये वैलिड कभी हो ही नहीं सकता, ये वॉइड फ्रॉम द बिगनिंग है। अब वॉइड अग्रीमेंट क्या होता है? जो स्टार्टिंग में वैलिड था
जैसे कि अभी शीन के साथ काफी सारी कंपनीज ने क्या कर रखे थे, अग्रीमेंट कर रखे थे, लेकिन इंडिया और चाइना की लड़ाई हुई और आपको पता है शीन सारा चाइना का प्रोडक्ट्स थे, तो वहां से सप्लाई होना बंद हो गई और इंडिया ने भी इंपोर्ट करना मना कर दिया। तो ऐसे में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट चाइना के लोगों और इंडिया के लोगों का किया हुआ था वो सारे के सारे खत्म हो गए। तो वॉइड अग्रीमेंट वो अग्रीमेंट होता है, void contract, sorry, void contract an agreement which is valid but due to supervening impossibility वो void हो जाएगा। इसको void contract बोलते हैं, ना कि void agreement। देखो void agreement वो होता है जो कभी contract बना ही नहीं, void from the beginning, और void contract वो होता है जो starting में तो ड्यू टू द सब supervening impossibility जिसमें हमारा कंट्रोल नहीं है, गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन आई है, उसकी वजह से वो void हो गया। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है जिसमें हम लोग एक पार्टी की मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट वैलिड भी करा सकते हैं और वॉइड भी करा सकते हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज वैलिड अनलेस अंटिल अवॉइडेड बाय आइदर पार्टी, जैसे कि कोर्जन। अगर आपके गले में किसी ने नाइफ रख के क्या किया, आपको बोला कि तेरी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे कर दे, वो एक तरीके का अनड्यू इन्फ्लुएंस, एक तरीके का क्या हो गया, आपके साथ कोर्जन किया, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं सॉरी कोर्जन किया, आपको मारा धमकाया और आपको बोला कि आपकी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे कर दे, और ये किए हुए कोर्जन को हम लोग क्या कर सकते हैं, वॉइड करवा सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है ऑन द बेसिस ऑफ अग्रीड पार्टी, वो इसको वैलिड रखना चाहती या फिर इसको वॉइड करवा चाहती। अब आता है इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, जो लीगल ही नहीं है, जो लीगल ही नहीं है उसको क्या बोलेंगे, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि किसी का मर्डर कर देना, किसी के यहाँ पे चोरी कर लेना। एन अग्रीमेंट फॉरबिडन बाय लॉ, इट इन्वॉल्व कमीशन ऑफ क्राइम, वायलेट पब्लिक पॉलिसी, इमोरल इन नेचर। अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, जो वैलिड होते हैं बट ड्यू टू सम टेक्निकल इम्पॉसिबिलिटी वो वॉइड हो जाते हैं। इट इज वैलिड बट ड्यू टू सम टेक्निकल डिफेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड, मतलब ये वैसे तो वैलिड है बट ड्यू टू सम टेक्निकल डिफेक्ट वो वॉइड हो गए। इन केस डिफेक्ट अगर रिमूव कर दे, जैसे कि रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, सिग्नेचर की प्रॉब्लम है, तो फिर वो वैलिड हो जाते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ हमने एनफोर्सिबिलिटी बाय लीगल इफेक्ट कैसे देखा, हमने सबसे पहला वैलिड, वैलिड पूरी तरीके से वैलिड है। इनवैलिड जिसमें कोई भी एक टर्म्स एंड कंडीशन अगर फुलफिल नहीं होती तो वो इनवैलिड हो जाता है। फिर वॉइड अग्रीमेंट देखा जो वॉइड फ्रॉम द बिगनिंग है। फिर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जो वैलिड रहता है बट ड्यू टू द सम सुपरविंग इम्पॉसिबिलिटी वो इनवैलिड हो जाता है। फिर वॉइडेबल जो एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीड पार्टी होता है। फिर इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कि लीगल इफेक्ट नहीं क्रिएट करते। अनएनफोर्सेबल जिसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, जैसे लैक ऑफ रजिस्ट्रेशन, लैक ऑफ सिग्नेचर। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जहाँ पे दोनों पार्टीज ने अपना काम कर लिया होता है। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन बोथ द पार्टी परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशन, देयर इज नथिंग रिमेन टू परफॉर्म, कुछ बचा ही नहीं है। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इन दिस केस वेयर बोथ द पार्टी आर येट टू परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशन, इनमें से एक पार्टी को परफॉर्म करना भी बाकी है। यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट वन पार्टी हैज परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशन एंड अदर पार्टी इज येट टू परफॉर्म, मतलब एक पार्टी ने अपना काम कर दिया है और दूसरी पार्टी को भी करना है। नेक्स्ट बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बोथ द पार्टी हैव परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशन। तो मैं बोल सकती हूँ बायलैटरल और एग्जीक्यूटरी सेम है, क्योंकि देखो एग्जीक्यूटेड में तो दोनों ने काम कर लिया है, एग्जीक्यूटरी में दोनों ने पार्ट काम नहीं किया, ठीक है। यूनिलेटरल में एक ने कर लिया है और बायलैटरल भी तो ये है, तो दोनों ने काम नहीं किया, तो एग्जीक्यूटरी और बायलैटरल दोनों सेम है। अब ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन बोले तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट जो बोल के या फिर लिख के किए जाते हैं, व्हेन कॉन्ट्रैक्ट आर आइदर इन राइटिंग और इन ओरल। फिर आते हैं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो बाय द कंडक्ट ऑफ अ पार्टीज होते हैं। व्हेन कॉन्ट्रैक्ट आर नाइदर इन राइटिंग नॉर इन ओरल बट इन्फर्ड बाय द एक्ट और कमीशन ऑफ अ पर्टिकुलर केस, किसी कंडक्ट से पता चल जाता है, दैट इज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लिसिट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो इसको टैसिट कॉन्ट्रैक्ट भी बोला जाता है, जहाँ पे पार्टीज का मर्जी नहीं होती पर कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाता है। ऐसे कैसे मैम, देखो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, जब आप लोग चलती हुई बस में चढ़ जाते हो तो आपका एक इरादा होता है कि हाँ मुझे इस बस में जाना है, इसीलिए आप चलती हुई बस में चलते हो, दैट इज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पे आपका कुछ ना कुछ इरादा होता है। लेकिन इम्प्लिसिट कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, जहाँ पे आपका इरादा ही नहीं होता, अचानक से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, चलती हुई गाड़ी से आपका एक्सीडेंट हो जाए। अब आपने तो सोचा नहीं होगा कि आपका एक्सीडेंट हो जाए और सामने वाले पर्सन से आप लोग क्लेम मांगोगे, तो वो एक तरीके का इम्प्लिसिट
इम्प्लिसिट कॉन्ट्रैक्ट है। इम्प्लिसिट कॉन्ट्रैक्ट क्यों है? क्योंकि वहां पे आपका कोई इंटेंशन नहीं था, फिर भी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो गया। तो एक्सप्रेस बोल के या लिख के, इम्प्लाइड बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज, ठीक है। और इम्प्लिसिट क्या होता है? इम्प्लिसिट होता है जहाँ पे क्या होता है, ना हमारा इरादा होता है ना कुछ होता है, ये अचानक से बन जाता है। असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉपर ऑफर जाना चाहिए और एक्सेप्टेंस होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड, कैपेसिटी होनी चाहिए पार्टीज की, लीगल फॉर्मेलिटीज हो, लॉफुल कंसिडरेशन, परफॉर्मेंस ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ फ्री कंसेंट। मैं एक एक को इन डेप्थ आपको पढ़ाऊंगी। तो सबसे पहले असेंशियल एलिमेंट्स कहाँ डिफाइन है? सेक्शन 10 में डिफाइन है। तो सेक्शन 10 बोलता है सारे असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो कौन कौन से हैं, ये हमने पढ़ लिया। सबसे पहले देयर मस्ट बी टू पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। ऑब्वियसली देखो, आप अपने आप को थोड़ी ऑफर दोगे, अपने आप को बोल के देखो चल चलाती मूवी, ठीक है, मतलब टन टनाटन टन टन तारा चलती है क्या 9 से 12। आप कभी अपने आप को ये ऑफर दे सकते हो क्या? नहीं, सामने से कोई रिप्लाई नहीं आएगा, किसी दूसरे पर्सन को ही तो ऑफर दोगे। तो कब से कब 2 इंसान होने चाहिए ऑफर देने के लिए। 1 पर्सन मेक एन ऑफर और अदर एक्सेप्ट करेगा। भाई एक इंसान ऑफर देगा तो दूसरा एक्सेप्ट करेगा। ये ऑफर एंड एक्सेप्टेंस लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होनी चाहिए। जैसे मैंने बोला चलती है क्या 9 से 12, ये कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है। सच राइट्स एंड ड्यूटीज क्रिएट करेगा पार्टीज को, नॉट मियरली मॉरल कि वॉक पे चल रहे हो क्या, मेरे घर पे डिनर पे आओगे क्या। देयर मस्ट बी कम्युनिकेट बाय द ऑफरर और ऑफरी एंड एक्सेप्टेंस वैलिड होनी चाहिए, एब्सोल्यूट होनी चाहिए और कंडीशन। जब सामने वाला आपको ऑफर को एक्सेप्ट करता है तो वो एक्सेप्टेंस वैलिड होनी चाहिए, कंडीशनल नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब आप लोग कंडीशन लगाते हो तो वो एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाती, उसको काउंटर ऑफर कहा जाता है, जब ऑफर पे ऑफर दिया जाता है। Next, intention to create legal relationship. There must be intention among the parties. The agreement should be attached by the legal consequences and create legal obligation. In the absence of such intention on the part, there is no contract. भाई legal intention नहीं है तो कोई contract बनेगा ही नहीं। जैसे कि social और domestic nature में कोई contract बनता ही नहीं है। जैसे राम ने शाम को अपने घर पे डिनर पे बुलाया, शाम आया नहीं तो क्या राम केस कर देगा क्या? आपने किसी को अपने घर पे डिनर पे बुलाया, वो नहीं आया तो क्या आप उसके ऊपर केस कर दोगे क्या? नहीं कर सकते ना, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज की कैपेसिटी होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। एज पर सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहला वो मेजर होना चाहिए, दूसरा साउंड माइंड का होना चाहिए, मतलब पागल नहीं होना चाहिए, और नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, किसी भी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए वो डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए, तभी आप लोग कॉम्पिटेंट टू पार्टीज मान जाते हैं। नेक्स्ट, लॉफुल कंसिडरेशन, जो कंसिडरेशन होना चाहिए, जो पैसा आप लोग कॉन्ट्रैक्ट के बिहाफ पे दे रहे हो वो लॉफुल होना चाहिए। एन अग्रीमेंट मस्ट बी सपोर्टेड बाय लॉफुल कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, मतलब जब कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो कुछ ना कुछ रिटर्न आता है। अब ये जरूरी नहीं है कि आपने जितना सोचा उतना ही रिटर्न आए, पर कुछ तो आता ही है। सेक्शन 23 बोलता है कंसिडरेशन एक लॉफुल होता है अनलेस इट इज फॉरबिडन बाय लॉ, फ्रॉडुलेंट और इंप्लाई इंजरी टू द पर्सन एंड प्रॉपर्टी, इमोरल टू अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। अगर ये सारी बातें होती है तो कंसिडरेशन लॉफुल हो जाता है। तो कंसिडरेशन इज कंसिडर एज लॉफुल अनलेस, कब तक? इट इज फॉरबिडन बाय लॉ, जब तक कोई लॉ को फॉरबिडन नहीं करा, डिफेक्ट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ, कॉज इंजरी टू द पर्सन एंड प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, इमोरल एंड अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी। जैसे राम ने, रोहन अग्री टू सेल हिज कार टू मोहन, मोहन को अपनी कार बेचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मोहन ने प्रॉमिस किया कि मैं कार बेचूंगा, ठीक है, खरीदूंगा कितने रुपए में? 2 लाख में। तो रोहन के लिए कार क्या हो गई? रोहन कार सेल करेगा और मोहन उसको पैसे देगा, और आपस में कंसिडरेशन हो गया, क्योंकि रोहन को पैसे मिलेंगे और मोहन को क्या मिलेगी? कार मिलेगी। जैसे आलोक ने श्लोक को बोला कि मैं तेरे को 5 लाख रुपए दूंगा अगर तू अपने पड़ोसी को किडनैप कर दे, तो ये कंसिडरेशन वैलिड का है, क्योंकि अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी किसी को किडनैप करना कोई वैलिड है क्या? नहीं। नेक्स्ट, कंसेंट कैसी होनी चाहिए? फ्री कंसेंट होनी चाहिए, मतलब उसमें कोर्जन नहीं होना चाहिए, अंडे इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए, फ्रॉड नहीं होना चाहिए, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, और ये चीजें हम इन डेप्थ बाद में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, जो आपका ऑब्जेक्ट है वो भी लॉफुल होना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट जो है अग्रीमेंट का वो भी लॉफुल होना चाहिए। कंसिडरेशंस कंसिडर लॉफुल, वो फॉरबिडन बाय लॉ नहीं होनी चाहिए, डिफेक्ट फ्रॉडुलेंट नहीं होनी चाहिए, इम्प्लाई टू द इंजरी ऑफ पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, इमोरल नहीं होनी चाहिए और अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी नहीं होनी चाहिए।
ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्ट मत करना जो एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड है, तो ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्ट मत करना जो शुरू से ही वॉइड एप इनिशियो। सारी की सारी कॉन्ट्रैक्ट में लीगल फॉर्मेलिटीज होनी चाहिए, ठीक है। अगर लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं करोगे तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होंगे। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, ऐसा कोई काम मत करना जो इम्पॉसिबल है परफॉर्म का, क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो पॉसिबल ये होना चाहिए। आज मैं आपको बोल दूं मैं आपको 5 लाख रुपीज दे रही हूँ, मुझे चांद तारे तोड़ के ला दो, फिर ला के दोगे क्या चांद तारे तोड़ के, कहाँ से ला के दोगे? तो वो पॉसिबल नहीं है परफॉर्म करने का। जैसे कि नंदू ने बंधु को बोला कि मैं तुझे 1000 रुपये दूंगा अगर तू मेरी डेड वाइफ को जिंदा कर देगा, तो यार डेड इंसान को कैसे जिंदा कर सकता है? तो वो पॉसिबल ही नहीं है परफॉर्मेंस का। अब एक एक टॉपिक को इन डेप्थ पढ़ते हैं। तो सबसे पहला होता है ऑफर। एक बंदा जब दूसरे बंदे को बोलता है कि तुम मेरी कार परचेज करोगे क्या, तो वो क्या हो गया? ऑफर। तो एक पर्सन सिग्निफाई करता है अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग विच वी विद अ व्यू टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ दैट अदर, सामने वाले की असेंट लेने के लिए। एक्ट और एब्सटेंट उसको बोलते हैं प्रपोजल, ऑफर, ठीक है। टाइप्स ऑफ ऑफर, एक्सप्रेस ऑफर जो बोल के या फिर लिख के किया जाता है, इम्प्लाइड ना तो बोल के ना लिख के, ये अपने आप ही हो जाता है। स्पेसिफिक ऑफर वो होता है जो स्पेसिफिक पर्सन के लिए होता है। जनरल ऑफर पब्लिक एट लार्ज के लिए होता है। क्रॉस ऑफर क्या होता है? जब मैंने आपको बोला कि आप मेरी कार परचेज करोगे क्या 5 लाख की, तो आपने बोला नहीं नहीं 5 लाख की नहीं 3 लाख की करेंगे। जब आपने एक्सेप्टेंस देने के बजाय आपने ऑफर पे ऑफर दिया, मैंने बोला 5 लाख, आपने बोला नहीं 3 लाख, तो इसको बोलते हैं क्रॉस ऑफर, ना कि एक्सेप्टेंस। इसीलिए तो मैंने बोला था एक्सेप्टेंस कभी भी कंडीशनल नहीं होनी चाहिए। फिर काउंटर ऑफर होता है जब एक पार्टी दूसरी पार्टी को ऑफर दे रही है लेकिन दोनों को एक दूसरे के बारे ऑफर के बारे में पता ही नहीं। जैसे ए ने बी को बोला कि तुम मेरी बाइक परचेज करोगे क्या, और बी ने भी ए को यही बोला कि तुम मेरी बाइक परचेज करोगे क्या, लेकिन दोनों को एक दूसरे के ऑफर के बारे में पता ही नहीं है। आजकल ऐसा चलता नहीं है, बट पहले चलता था, क्योंकि पहले लोग ऑफर कैसे देते थे? पहले लोग ऑफर देते थे थ्रू पोस्ट, और पोस्ट पहुंचते पहुंचते 2-3 दिन लग जाते थे। तो मे भी पॉसिबल है कि दोनों ये पार्टीज एक दूसरे को ऑफर दे रही है, तो काउंटर ऑफर हो सकता है, ठीक है। वो काउंटर ऑफर हो सकता है। आगे देखते हैं। काउंटर ऑफर के बाद स्टैंडिंग ऑफर। स्टैंडिंग ऑफर होता है जो कुछ टाइम के लिए ही ओपन होता है। नहीं, अब देखते हैं कि को एक्सप्रेस ऑफर, वो ऑफर जो बोल के या लिख के किया जाए, वो ऑफर जो बोल के या लिख के किया जाए उसको बोलते हैं एक्सप्रेस ऑफर। व्हेन ऑफर इज गिविंग टू अनदर पर्सन आइदर इन राइटिंग और इन ओरल, आइदर इन राइटिंग और इन ओरल। implied offer, when the offer is giving to another person neither in writing nor in oral, ना और राइटिंग में होता है ना ही ओरल होता है, इसको बोलते हैं implied offer। जैसे चलती बस में बैठ जाना या फिर बस आके रुकी, इसका मतलब वो आपको ऑफर दे रही है बैठने के लिए। स्पेसिफिक ऑफर क्या होता है? जब वो स्पेसिफिक पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन को ही दिया जाता है। जनरल ऑफर क्या होता है? जब वो पब्लिक एट लार्ज को दिया जाता है उसको बोलते हैं जनरल ऑफर। इसमें हम लोगों ने एक केस देखा था, कार्लिक वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। इस केस में क्या था कि कंपनी ने एडवर्टाइज की थी कि हम आपको एक प्रोडक्ट दे रहे हैं जिससे आपको बीमारियां नहीं लगेगी, आपको एक टैबलेट डेली खानी है। एक लेडी थी कार्लिक, उसने डेली वो टैबलेट खाई और जैसे कंपनी ने बोला वैसे खाई, फिर भी उसको बीमारी लग गई, इन्फ्लुएंजा लग गया था। तो ऐसे में कंपनी ने ऑफर दिया था और उनका ऑफर टूट गया, तो लेडी ने कंपनी के खिलाफ केस कर दिया। लेकिन कंपनी बोली कि हम आपको घर पे तो देने नहीं आए थे ऑफर, हम तो न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दिया था। तो यहाँ पे ये कंक्लूजन आया था कि न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देना भी एक तरीके का जनरल ऑफर है, और कंपनी ने जनरल ऑफर दिया था जिसको उस लेडी ने एक्सेप्ट कर लिया था। और जैसे उस लेडी ने एक्सेप्ट कर लिया तो अब ये इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और एक तरीके से आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है तो उस लेडी को डैमेजेस मिलेंगे। फिर क्रॉस ऑफर क्या होता है? जब ऑफर पे ऑफर दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? जैसे मैंने क्या बोला 5 लाख की कार, आपने क्या बोला नहीं 3 लाख की, उसको क्या बोलेंगे? क्रॉस ऑफर। व्हेन बोथ द पर्सन आर मेकिंग आइडेंटिकल, सॉरी उसको बोलते हैं काउंटर ऑफर। तो काउंटर ऑफर देखो, व्हेन वन पर्सन टू हुम ऑफर इज मेड इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग द टर्म्स ऑफ एन ऑफर डिजायर्ड मॉडिफिकेशन कर दिया, 5 की जगह 3 कर दिया, तो उसको बोलते हैं काउंटर ऑफर। अब क्रॉस ऑफर क्या होता है? मैंने बताया था दोनों पार्टीज एक दूसरे को ऑफर दे रही है और दोनों को एक दूसरे के ऑफर के बारे में पता ही नहीं, लेकिन दोनों को ऑफर सेम होना चाहिए, जो कि बहुत रेयर केसेस में होता है, पॉसिबल नहीं होता है। When both the person are making identical offer to each other in ignorance of each other offer, एक दूसरे के ऑफर के बारे में पता ही नहीं।
स्टैंडिंग ऑफर क्या होता है? एक ऑफर जो कि कुछ टाइम पीरियड के लिए ओपन रहता है उसको बोलते हैं स्टैंडिंग ऑफर। लीगल रूल्स के ऑफर के, ऑफर मस्ट बी गिविंग विद द इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप दोनों पार्टीज के बीच में होनी चाहिए। देयर मस्ट बी डिफरेंस, ऑफर अलग होता है, इन्विटेशन टू ऑफर अलग होता है और इन्विटेशन टू सेल अलग होता है, जो कि हम नीचे बाद में डिस्कस करेंगे आगे आने वाले टाइम पे। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, ऑफर कम्युनिकेट करना जरूरी है। अगर आप मन में बात रखोगे तो कैसे ऑफर कम्युनिकेट करोगे? कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट व्हेन इट इज रीच टू द पर्सन हु इज मेड, जिसके लिए आप ऑफर निकाल रहे हो उसके कानों तक ये बात पहुंच जानी चाहिए। मियर एक्सेप्ट स्टेटमेंट ऑफ प्राइस, एक प्राइस का लिस्ट बनाना भी ऑफर नहीं होता। जैसे कि रेस्ट्रो में एक प्राइस के टैग्स बने होते हैं, इतने की ये, इतने की ये, इतने की ये, इतने की ये, तो वो ऑफर नहीं होता है। एक्सेप्टेंस, ऑफर खत्म होता है, अब आता है एक्सेप्टेंस। 1 मिनट ले लेते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। एक सेकंड रुकना। ऑफर के ना कुछ रूल्स लाई थी मैं यहाँ से। ऑफर हमेशा सर्टेन होना चाहिए। सर्टेन मतलब क्या बोल रहे हो वो क्लियर होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए मतलब कंप्लीट होना चाहिए, और फाइनल होना चाहिए जो आपको बोलना है। ऑफर कभी भी अनक्लियर, एम्बिगुअस, वेग नहीं होना चाहिए कि पता ही नहीं चल रहा क्या बोल रहा है सामने वाला बंदा। ऑफर कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है ऑफरी को, सो हैज गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट द सेम, ताकि तभी तो वो एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर पाएगा। अगर आप कम्युनिकेट ही नहीं करोगे तो एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट कैसे करें? ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड बाय द इन्विटेशन टू ऑफर, ये मैंने आपको बोला था, मैं आपको थोड़ी देर में पढ़ाऊंगी। Of the communication of offer must be made by express word, oral, written, implied by conduct। ठीक है, तो बोल के भी हो सकता है, लिख के भी हो सकता है और कंडक्ट से भी हो सकता है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। अब आता है एक्सेप्टेंस। एक एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो एक्सेप्टेंस क्या होता है? जब अगर आपने अपने फ्रेंड को बोला कि तू मूवी चलेगा क्या मेरे साथ, और फ्रेंड ने हाँ बोला, तो उसको क्या बोलेंगे? एक्सेप्टेंस। आपने ऑफर दिया, उसने क्या कर दिया? एक्सेप्ट कर दिया। According to section 2B, when the person made a proposal to another to whom proposal is made, ठीक है, the proposal is said to be accepted, it is known as acceptance। तो proposal जब accept किया जाता है तो उसको acceptance बोला जाता है। तो acceptance ये हो गया। Revocation of offer and acceptance, a proposal may be revoked at any time before। देखो, प्रपोजल जब एक बंदा दूसरे बंदे को प्रपोजल दे रहा है तो वो कब तक उसको रिवोक कर सकता है? कब तक कर सकता है? जब तक सामने वाले बंदे ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, जब तक सामने वाले बंदे ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। जैसे कि एक बॉय है, उसने गर्ल को बोला कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, जब तक लड़की ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया तब तक वो बॉय रिवोक कर सकता है ना, ये बोल के कि भाई मैंने अपना प्रपोजल चेंज कर लिया या मैंने अपना इरादा बदल दिया। तो प्रपोजल कब तक रिवोक हो सकता है? एक प्रपोजल रिवोक हो सकता है जब तक सामने वाले बंदे ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। अ प्रपोजल में भी रिवोक एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजल बट नॉट आफ्टरवर्ड। जब तक वो एक्सेप्टेंस नहीं कर देता तब तक प्रपोजल रिवोक हो सकता है। तो एक्सेप्टेंस कब तक रिवोक हो सकती है? जब तक एक्सेप्टर ने एक्सेप्टेंस बताई नहीं हो। जैसे कि बॉय ने अगर गर्ल को प्रपोज किया, जब तक गर्ल हाँ नहीं कर रही, और अगर हाँ भी कर लिया, मान लो उसने बॉय को एक लेटर लिख के भेजा, तो जब तक उसकी एक्सेप्टेंस उस बंदे के पास नहीं पहुंचेगी तब तक वो रिवोक कर सकते हैं। तो एक्सेप्टेंस में भी रिवोक एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। जब तक आपने उसको बताया नहीं तब तक आप रिवोक कर सकते हो, एज अगेन द एक्सेप्टेंस नॉट आफ्टर वर्ड्स। तो देखो, ऑफर कब तक रिवोक हो सकता है? जब तक एक्सेप्टेंस नहीं हो। और एक्सेप्टेंस कब तक रिवोक हो सकती है? जब तक वो चीज बताई नहीं। अब आता है इनविटेशन टू ऑफर। इनविटेशन टू ऑफर क्या होता है? एक ऑफर डिफरेंट होता है इनविटेशन टू ऑफर। जैसे कि मैं रेस्टोरेंट में गई, या फिर अपन रेस्टोरेंट आजकल कम जाते हैं, अपन लोग स्विगी से ऑर्डर करते हैं, तो स्विगी में बहुत सारे प्राइस टैग के साथ आपको डिशेस दिखाए जाते हैं, लेकिन वो ऑफर नहीं है। वो ऑफर नहीं है, वो आपको इनवाइट कर रहा है कि आओ और हमें ऑफर दो। वो आपको इनवाइट कर रहा है, आओ और हमें ऑफर दो। अगर आप उसको ऑफर देते हो और कई बार वो बोलता है आउट ऑफ द स्टॉक या नॉट अवेलेबल, तो इसका मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि उसने आपका ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन हाँ, एक बार उसने एक्सेप्ट कर लिया तब वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। एन इन्विटेशन टू ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम ऑफर।
इट इनवाइट इन इन्विटेशन टू ऑफर, एक पार्टी ने गिव करा इन्विटेशन टू अदर पार्टी टू मेक हिम ऑफर। जैसे हम लोग जीटी में जाते हैं तो जीटी में भी आप देखा करो बहुत सारे शोरूम्स में प्राइस टैग के साथ चीजें लगी रहती है, तो वो ऑफर नहीं है, वो भी आपको इनवाइट कर रहे हैं कि आओ उनको आप लोग ऑफर दो। इट इनवाइट नेगोशिएशन फर्दर डिस्कशन इसमें चलता है। जैसे मेन्यू ऑफ अ रेस्टोरेंट एक इन्विटेशन टू ऑफर है, विच इन्वाइट द कस्टमर टू मेक एन ऑफर, वो लोग इन्वाइट करते हैं कि कस्टमर आओ और हमें ऑफर दो। कस्टमर चूज करता है एक डिश फ्रॉम मेन्यू एंड आस्क द वेटर टू ब्रिंग इट, वेटर को बोलता है कि जा ये लेकर आ, तो ये ऑफर है। इफ द डिश इज अवेलेबल, वेटर ले आएगा, और डिश नहीं है तो वेटर उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा। हाँ, एक बार एक्सेप्ट कर लिया तो फिर लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है। तभी तो आप देखा करो, आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो वो क्या बोलते हैं, अभी अवेलेबल नहीं है। इन्विटेशन टू ऑफर मेन्यू कार्ड हो गया। ऑफर क्या हुआ, कस्टमर ने चूज की एक डिश को वेटर से, और वेटर को बोला लेकर आ, और वेटर ने अगर एक्सेप्ट कर लिया तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अगर वेटर ने बोल दिया नहीं ये अवेलेबल नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो ब्रीच की तो बात आती ही नहीं। हाँ, एक बार एक्सेप्ट करने के बाद मना करना, ब्रीच वाली बात आ जाती है। अब एक्सेप्टेंस देखो, एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है, जब हम सामने वाले बंदे को अपनी असेंट देते हैं कि हाँ हमें ये चीज चाहिए, ठीक है। ऑफर में आइदर भी एक्सेप्ट है, कैसे एक्सेप्ट किया जा सकता है, बोल के या फिर इम्प्लाइड किसी कंडक्ट से। जैसे एक लड़के ने अगर लड़की को बोला कि तुम मुझसे शादी करोगी क्या, और अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो तुम कल रेड कलर का सूट ले पहन के आओगी, इसका मतलब अगर लड़की कल रेड कलर का सूट पहन के आई तो वो इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस है, वरना नहीं है। एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस क्या होता है, एन एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस इज वन विच इज मेड आइदर ओरल और रिटर्न कम्युनिकेशन, या तो बोल के या फिर लिख के होता है। इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस क्या होता है, इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस वन विच इज माई कंडक्ट बाय द पार्टीज की कंडक्ट से पता चलता है कि इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस है। एग्जाम्पल, एक ट्रेडमैन है, इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस मैंने आपको बताई दी थी, वैसे भी एग्जाम्पल तो सुन दो। दिस इज एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट, इसको एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट भी बोलते हैं। फर्दर, इफ द प्रपोजल डज नॉट प्रिस्क्राइब द मैनर, आपको अगर कोई मैनर प्रिस्क्राइब नहीं है कि किस तरीके से एक्सेप्ट करना है तो आप उसको किसी भी तरीके से एक्सेप्ट कर सकते हो, लेकिन एक रीजनेबल मैनर, रीजनेबल चीज को तरीके से ही एक्सेप्ट करना है। बट इफ डज नॉट प्रिस्क्राइब द मैनर व्हाट इज एक्सेप्टेड देन इट इज एक्सेप्टेड इन द स्पेसिफाइड दैट स्पेसिफाइड मैनर, लेकिन अगर आपको मैनर प्रिस्क्राइब है तो उसी प्रिस्क्राइब मैनर से ही एक्सेप्टेंस होगा। हु कैन एक्सेप्ट ऑफर, कौन कौन ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है, अगर स्पेसिफिक ऑफर है तो वही बंदा एक्सेप्ट करेगा जिस बंदे के लिए ऑफर है, लेकिन जनरल ऑफर है तो उसको कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है जिसको उस चीज की नॉलेज हो और जो केपेबल हो एक्सेप्टेंस करने के लिए। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ऑफर कब कंप्लीट होता है, तो जब वो ऑफरी की मतलब जिस बंदे को ऑफर दिया जा रहा है उसकी नॉलेज में आ जाए तो ऑफर कंप्लीट हो जाता है। एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होती है, एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होती है, एज अगेंस्ट ऑफरर, when the offeree put his acceptance in the course of transmission। देखो एक्सेप्टेंस दो तरीके से कंप्लीट होती है। ऑफरर के लिए कब कंप्लीट होती है, जब एक्सेप्टर ने मतलब ऑफरी ने उसको एक्सेप्ट करके ट्रांसमिशन में डाल दिया। जैसे ए ने बी को बोला कि तुम मेरी कार परचेस करोगे क्या, और बी ने उस एक्सेप्टेंस को थ्रू पोस्ट ऑफिस भेजा, तो जिस दिन उसने भेजा उसी दिन वो कंप्लीट हो गई। लेकिन एज अगेंस्ट ऑफरी, ऑफरी के लिए कब कंप्लीट होगी, मतलब बी के लिए कब कंप्लीट होगी, जब वो ऑफरर की नॉलेज में आएगी, क्योंकि बी की ड्यूटी कहाँ तक है, ऑफरर की नॉलेज में आना। ए की ड्यूटी कहाँ तक है, जब तक वो कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में डाल दे। कम्युनिकेशन रिवोकेशन, आप कब कब रिवोक कर सकते हो, देखो मैंने आपको बताया था रिवोक जब तक कर सकते हो जब तक सामने वाला बंदा एक्सेप्टेंस ना दे, और एक्सेप्टेंस कब तक रिवोक कर सकते हो, जब तक सामने वाला बंदा उस एक्सेप्टेंस को सुन ना ले। तो जब तक नॉलेज में नहीं आता तब तक आप रिवोक कर सकते हो। फिर आ जाता है वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप फोन पे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, टेलीफोन के थ्रू, ईमेल के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो क्या ऐसे कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं, हाँ जी बिल्कुल ऐसे कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं। वही प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस होना चाहिए, कम्युनिकेट करना पड़ेगा ऑफर को फोन के थ्रू, इंपॉर्टेंस, जो भी फोन पे बोलोगे वो क्लियर बोलना, क्लैरिटी से बोलना, डायरेक्ट कांटेक्ट करना, जैसे कि फेस टू फेस में तो डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाता है, लेकिन जब फोन पे कोई बात बोलते हो तो कम से कम ये बोलो कि आपको रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ है, या फिर ईमेल के थ्रू है तो उसका रिवर्ट आ जाना चाहिए, ठीक है, तो पूरा डायरेक्ट कम्युनिकेट करो। कंफर्मेशन ले लो, अगर आप फोन पे बात कर रहे हो तो देयर इज अ कंटेक्ट, सामने वाले से पूछ लो कि भाई जो मैंने तेरे को बोला वो तूने सुना,
हावेवर द ऑफर ही हैज टू श्योर कि उसने एक्सेप्टेंस ऑफर को दी है, और सामने वाला भी अगर आपको हाँ बोल रहा है तो वो भी आपसे पूछेगा कि मैंने देखो हाँ बोला है, तुमने इस बात के बारे में सुना। दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों, कई बार फोन लाइन डेड हो जाती है, नॉइज जनरेशन हो जाती है। इन सच अ केस ऑफर शुड डायल, अगर ऐसा है तो आपको दोबारा फोन करना चाहिए और अपने सारे डाउट्स क्लियर कर देने चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक मोड में क्या क्या आता है, टेलीफोन आता है, मोबाइल, ईमेल, देन इलेक्ट्रॉनिक, इट इज अ ड्यूटी ऑफ एक्सेप्टर की कंफर्म कर लेना टेलीफोन मोबाइल ऑफरर से सच एक्सेप्टेंस ईच, वही सेम बात है सेक्शन 10 वाली, जो कि क्या है सेक्शन 10 में बस वो फोन के थ्रू है, तो फोन के थ्रू जो बातें हैं वो क्लियर होनी चाहिए, कम्युनिकेट करनी चाहिए, सामने वाले से कंफर्मेशन लेनी चाहिए। अब आ जाता है हमारा कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कौन कौन ऐसी पार्टीज है जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। तो सबसे पहला पार्टीज मेजर होनी चाहिए, साउंड माइंड होनी चाहिए, नॉट डिस्क्वालिफाइड कॉन्ट्रैक्टिंग। तो अटेंड द एज ऑफ मेजॉरिटी, शुड बी ऑफ साउंड माइंड एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग। इन अदर वर्ड, अ पर्सन इज डिस्क्वालिफाइड टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, वो सबसे पहले मेजर होना चाहिए, फिर साउंड माइंड का होना चाहिए, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। तो अग्रीमेंट विद माइनर, माइनर के साथ किए हुए अग्रीमेंट क्या होते हैं। अब माइनर एक वो पर्सन है जो कि मेजॉरिटी में अभी अटेंड नहीं हुआ। अ पर्सन इज सेट टू अटेंड मेजॉरिटी एट द एज ऑफ कंप्लीशन ऑफ 18 ईयर, 18 साल के जब तक आप नहीं होते तब तक आप माइनर कहलाते हो। 18 ईयर्स के आते ही आप मेजर हो जाते हो, लेकिन अगर आप गार्जियन के अंडर में हो तो आपकी एज फिर 21 ईयर्स हो जाती है मेजॉरिटी। फिर आ जाते हैं वैलिडिटी ऑफ अग्रीमेंट विद माइनर। देखो माइनर के साथ किए हुए सारे अग्रीमेंट वॉइड एप इनिशियो होते हैं, क्यों, माइनर एक बच्चा है और बच्चे के साथ किए हुए कॉन्ट्रैक्ट सारे क्या होते हैं, वॉइड एप इनिशियो माने जाते हैं, वॉइड फ्रॉम द बिगनिंग। कॉन्ट्रैक्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ माइनर, माइनर के बेनिफिट्स के लिए अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो जिससे माइनर को फायदे मिलते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट कई बार किए जा सकते हैं, लेकिन माइनर उसके लिए किसी भी तरीके से लायबल नहीं है। माइनर आपको पेमेंट नहीं करेगा, पर हाँ उससे मिलने वाले बेनिफिट्स ले लेगा। नो रेटिफिकेशन, माइनर ने जो बचपने में जो कॉन्ट्रैक्ट किए थे, माइनर ने जो बचपने में जो कॉन्ट्रैक्ट किए थे उसको मेजर होके रेटिफाई मतलब दोबारा रिन्यू नहीं करेगा। अगर उसको करना है तो फिर नया कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, बाकी वो पुराने कॉन्ट्रैक्ट रेटिफिकेशन नहीं होंगे। नो रूल ऑफ एक्सटोपल, द माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी, माइनर हमेशा बच्चा ही रहेगा एंड स्टॉप फ्रॉम डूइंग सो इवन ही हैज एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट बाय फॉल्स रिप्रेजेंटेशन। अगर उसने झूठ बोल के भी कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है या मान लो उसने अपनी एज को गलत दिखा के भी कॉन्ट्रैक्ट किया है, अपने आप 18 ईयर्स का बच्चा है और 20 साल का अपने आप को दिखा रहा है, तो भी वो लायबल नहीं है, क्योंकि माइनर बच्चा है, बच्चा बच्चा ही रहता है। लो आएगा नेक्स्ट, पोजीशन इन केस ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ एज, अगर आप अपनी एज को गलत दिखाते हो और माइनर मेजर दिखाता है तो भी वो किसी तरीके से लायबल नहीं है, क्योंकि बच्चा बच्चा होता है। माइनर के पेरेंट्स और गार्जियन माइनर के किसी भी लाइबिलिटी के लिए लायबल नहीं है, अनलेस एंड अनटिल उन्होंने माइनर जो काम किया वो अपनी पेरेंट्स के बिहाफ पे किया हो। जैसे कि अगर आप बच्चे थे तो आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए लायबल नहीं हो, अगर आप लोगों ने कुछ गड़बड़ की तो आपके पेरेंट्स भी उस चीज़ के लिए लायबल नहीं है। लेकिन पेरेंट्स कब लायबल होंगे, अगर उनके बिहाफ पे आपने काम किया, जैसे कि आपकी मदर ने बोला कि जाओ मिल्क क्या 1 लीटर मिल्क ले आओ, तो आप मिल्क लेने गए, तो आप खुद के लिए नहीं लेने गए, आप पेरेंट्स और गार्जियन के बिहाफ पे क्या बन के गए, एजेंट बन के गए, तो ऐसे में वहां पे वो लायबल होंगे। यह हमने पढ़ लिया था। वैलिडिटी ऑफ माइनर अग्रीमेंट जॉइंटली विद अ मेजर, एक मेजर पर्सन है और एक माइनर पर्सन है, दोनों ने अगर मिलके कोई कॉन्ट्रैक्ट किया किसी थर्ड पर्सन के साथ, तो माइनर सारे बेनिफिट तो उठा सकता है पर सारी लायबिलिटी के लिए लायबल नहीं हो सकता, वो तो कौन पे करेगा, मेजर ही करेगा। क्या माइनर किसी फर्म में पार्टनर बन सकता है क्या, जनरली माइनर पार्टनर नहीं बन सकता, लेकिन विद द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स माइनर पार्टनर बन सकता है। तो माइनर जनरली तो पार्टनर नहीं बन सकता, लेकिन कब बन सकता है, जब वो दूसरे पार्टनर्स की कंसेंट ले ले और सारे पार्टनर्स की कंसेंट के साथ वो बोले कि मैं सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सा लूंगा, तब वो पार्टनर बन सकता है। माइनर को अगर आप लोग नेसेसिटी सप्लाई करते हो तो माइनर पर्सनली किसी भी चीज़ के लिए लायबल नहीं है, लेकिन माइनर की प्रॉपर्टी लायबल है अगर आप उसको नेसेसिटी सप्लाई करते हो। अब ये नेसेसिटी क्या है, डिपेंड करता है कि उसका लिविंग स्टाइल कैसा है। अगर उसको लिए एसी नेसेसिटी है तो अगर आपने वो सप्लाई की तो वो भी मानी जाएगी, अगर उसके लिए एसी नेसेसिटी नहीं है तो आपको उसको सप्लाई नहीं करना। हाँ, लेकिन अगर एक चीज़ उसके पास सफिशिएंट अवेलेबल है और आप फिर भी उसको सप्लाई कर रहे हो तो वो नेसेसिटी नहीं मानी जाती। जैसे कि अगर एक माइनर के पास ऑलरेडी 4 जैकेट है और आपने एक और जैकेट उसको प्रोवाइड कर दिया कि भाई ठंड हो रही है और इसको ज़रूरत है, तो वो नेसेसिटी नहीं मानी जाएगी। क्यों, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी उस चीज़ की इनफ क्वांटिटी अवेलेबल है।
माइनर एजेंट बन सकता है और अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे सारा काम कर सकता है, लेकिन माइनर कभी भी प्रिंसिपल नहीं बन सकता क्योंकि माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। माइनर कंपनी का शेयर होल्डर बन सकता है, लेकिन शेयर होल्डर बन के वो कौन से शेयर लेगा, वही शेयर लेगा जो फुल्ली पेड अप होंगे और कंपनी के आर्टिकल में ये चीज लिखी होनी चाहिए। डिस्क्वालिफाइड पर्सन टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, माइनर, अनसाउंड माइंड, अदर्स में क्या है, एलियन एनिमी हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, कंपनी कॉर्पोरेशन एंटर एमओए अगेंस्ट एमओए और ए। माइनर हम पढ़ चुके हैं। अब आ जाते हैं हम लोग अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड का मतलब होता है जो पागल है। अब पागल के साथ कॉन्ट्रैक्ट कैसे करोगे? हाँ, लेकिन एक चीज बड़ी मस्त लगती है मुझे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, क्या, पागल जब पागल है तब आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो वो वॉइड है, लेकिन पागल जब सही है तब उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वैलिड है। तो पर्सन जनरली साउंड रहता है पर कभी कभी पागल हो जाता है। आप कैसे पता करोगे कब पागल है और कब सही है? देखिए, हाँ, ये क्या बोलते हैं, कभी कभी पागल हो जाता है तब आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट मत करो, जब वो सही है तब आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करो। मतलब जिसको पागलपन के दौरे पड़ते हैं तो उन दौरों में कॉन्ट्रैक्ट मत करो, वैसे कर सकते हो। अ पर्सन जनरली अनसाउंड माइंड, जनरली पागल रहता है लेकिन कभी कभी सही रहता है, तो साउंड माइंड में आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड में 3 आते हैं, ल्यूनेटिक, इडियट और ड्रंकर। देखो इडियट क्या होता है, इडियट का मतलब होता है, पहले इडियट ही बताऊंगी मैं आपको। इडियट का मतलब होता है पूरा का पूरा पागल। इडियट का मतलब क्या होगा, भाई तू तो इडियट है रे, इडियट। इडियट का मतलब पूरा पागल। और ल्यूनेटिक का मतलब क्या होता है, ल्यूनेटिक का मतलब होता है जिसको पागलपन के दौरे पड़ते हैं, ठीक है। और ड्रंकर और इंटॉक्सिकेटेड क्या होता है, जो पिया हुआ है। तो जब वो पिया हुआ हो तब वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट मत करो, वैसे कर सकते हो। अब आ जाते हैं ल्यूनेटिक। ल्यूनेटिक एक ऐसा पर्सन है हु इज मेंटली डिरेंज्ड ड्यू टू द मेंटल स्टेट एंड स्ट्रेसफुल पर्सनल एक्सपीरियंस। कुछ मेंटल इंटरेस्ट जैसे कि स्ट्रेस वगैरह बंदा होता है तो उसको बोलते हैं ल्यूनेटिक, जिसको पागलपन के दौरे पड़ते हैं। आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो जब वो साउंड माइंड का है, लेकिन आप उसके साथ तब मत कॉन्ट्रैक्ट करना है जब वो अनसाउंड माइंड का हो। अब आ जाते हैं इडियट। इडियट एक ऐसा बंदा है हुज कंप्लीटली लॉस हिज मेंटल बैलेंस, जो पूरा का पूरा पागल है। और इडियसी परमानेंट होती है जबकि लुनेंसी क्या होती है, टेम्परेरी होती है। तो इडियट के साथ किए हुए कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होते हैं। नेक्स्ट आता है ड्रंकर और इंटॉक्सिकेटेड पर्सन। ड्रंकर और इंटॉक्सिकेटेड पर्सन वो होता है जो टेम्परेरी इनकेपेसिटी होता है। अगर वो पिया हुआ है तब आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट मत करो, जब वो पिया हुआ नहीं है तब आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। They cannot enter into contact in their drunk or intoxicated state of mind. Since they can form rational judgment, तब वो rational judgment नहीं ले सकता। Validity of contract cannot enter with such person similar to that of lunatic। ये lunatic तरीके के होता है, जब वो पिया हुआ है तब आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट मत करो, और जब आप वो पिया हुआ नहीं है तब आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। इसके बाद ही मैंने आपको पढ़ा दिया। अदर पर्सन आ जाते हैं जैसे कि एलियन एनिमी। एलियन एनिमी कौन होता है, जिस कंट्री के साथ हमारी वॉर चल रही है वो हमारा एलियन एनिमी होता है। तो एलियन वो बंदा होता है जिस कंट्री के साथ हमारी वॉर चल रही है, वो हो गया एलियन एनिमी। और जिस कंट्री के साथ हमारा पीस चल रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, एलियन फ्रेंड। ऐसे सिटीजन एंटर, सच अ सिटीजन ऑफ फ्रेंड कंट्री हैज फुल कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी। फ्रेंड कंट्री वाला तो कर सकता है, लेकिन एलियन जिसके साथ वॉर चल रही है वो नहीं कर सकता। अगर ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं और अचानक से जैसे यूक्रेन और रशिया की लड़ाई हो जाए, जैसे किसी 2 कंट्री में लड़ाई हो जाए, तो कॉन्ट्रैक्ट स्टैंड डिसॉल्व ड्यूरिंग वॉर पीरियड। वॉर पीरियड पे कॉन्ट्रैक्ट को डिसॉल्व कर दिया जाता है अगर वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है तो। लेकिन अगर वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट को उस पीरियड सस्पेंड कर दो और फिलहाल उसको कैंसिल मत करो, फिर देखा जाएगा वॉर खत्म होगी फिर क्या करना है। फॉरेन सॉर्वेनेंस और एम्बेसीज। सॉर्वेनेंस और एम्बेसीज, बाहर के बंदों के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, सॉर्वेनेंस और एम्बेसीज, लेकिन बस याद रखना सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन ले लेना। और जितने भी केसेस ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो इंडियन कोर्ट में सॉर्ट आउट होंगे, क्योंकि बाहर कौन जाते फिरता रहेगा। दे कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट एंड एनफोर्स दीज कॉन्ट्रैक्ट आर इन अवर कोर्ट, बट दे कैन फाइल सूट इन इंडियन कोर्ट एंड सब्जेक्ट टू द परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। कन्विक्ट वो बंदा जो जेल में है, तो जो बंदा जेल में है तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सेंटेंस कन्विक्ट कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन जैसे ही सेंटेंस खत्म होती है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। कंपनी और स्टैट्यूटरी कंपनीज कैन नॉट एंटर कॉन्ट्रैक्ट एक्सेस ऑफ पावर गिविंग टू मेमोरेंडम ऑफ अ कंपनी। कंपनी के मेमोरेंडम में जो पावर दिए उससे बढ़ के आप कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। इंसॉल्वेंट जो गरीब चंद हो चुका है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता।
क्योंकि जब वो कोर्ट से इंसॉल्वेंट प्रूफ हो गया है तब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन जब उस कोर्ट उसको डिक्लेयर कर देगी कि हाँ आप सॉल्वेंट हो तब आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। अ पर्सन इज सेड टू बी इंसॉल्वेंट व्हेन डेट, उसकी जो इनकम है, ठीक है, एक्सीड इज असेट, मतलब जो उसकी लाइबिलिटी है वो उसकी असेट से ज्यादा है। देयरफॉर ही कैन नॉट एंटर कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू द प्रॉपर्टी, कैन नॉट स्यू एंड बी स्यू। लेकिन जब वो डिस्चार्ज हो जाएगा तब आप लोग उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा कैपेसिटी ऑफ अ पार्टी, है ना, कौन कौन कैपेबल है और कौन कौन कैपेबल नहीं है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, कंसिडरेशन। अब कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। अब ये क्या है, रिटर्न कितना है, एग्जैक्ट रिटर्न ये नहीं लिखा, बस अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो उसमें कुछ ना कुछ रिटर्न में आना चाहिए। तो कंसिडरेशन का मतलब होता है क्यो प्रो क्रो, मीन्स समथिंग इन रिटर्न। कंसिडरेशन एक प्राइस होती है विच द प्रॉमिस टू अनर इज ब्रॉट एंड द प्रॉमिस दस गिविंग वैल्यू इज एनफोर्सेबल। कंसिडरेशन एक तरीके के कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस ही होती है। सेक्शन 2 सबसेक्शन डी क्या बोलता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का? वेयर एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, प्रॉमिस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, सच एक्ट और एब्सटेंस को क्या बोलेंगे? कंसिडरेशन बोलेंगे। हम कोई भी काम कंसिडरेशन के लिए ही करते हैं। कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। कंसिडरेशन एक प्राइस होती है जिसकी वजह से हम लोग काम करते हैं। फिर ये हमने पढ़ लिया, जैसे ए ने बी को कार बेची 10 लाख की, तो बी ने प्रॉमिस किया कि मैं तेको कार दूंगा, 10 लाख रुपए दूंगा, और ए ने प्रॉमिस किया मैं तेको कार दूंगा। तो ये आपस में एक दूसरे से कंसिडरेशन एक्सचेंज कर रहे हैं। एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन, ऐसे प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस जब उसमें कंसिडरेशन होती है तो वो क्या बनते हैं? कॉन्ट्रैक्ट, अग्रीमेंट बनते हैं। कंसिडरेशन एक तरीके का एसेंस है अग्रीमेंट में, मतलब अग्रीमेंट जब ही बनेगा जब कंसिडरेशन होगा। प्रॉमिस विदाउट कंसिडरेशन ग्रेटुटियस होता है, इवन इफ द प्रॉमिस इज बाइंडिंग डज नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। अगर बिना कंसिडरेशन आप लोग कोई प्रॉमिस करते हो तो वो कोई अग्रीमेंट नहीं बनता है। जैसे कि आपने अपने फ्रेंड को बोला कि घूमने चलते हैं, तो वो अग्रीमेंट बनेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें कंसिडरेशन कहाँ है। A contract without consideration is devoid consideration, no consideration no contract। अगर कंसिडरेशन होगा ही नहीं तो अग्रीमेंट नहीं बनेगा, अग्रीमेंट नहीं बनेगा तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बनेगा। असेंशियल क्या है? वैलिड कंसिडरेशन के एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। कंसिडरेशन हमेशा प्रोमिसर की मर्जी पे होता है, ठीक है। इट मे बी फ्रॉम एनी पर्सन, कंसिडरेशन कोई भी पे कर सकता है, ये प्रोमिसी भी पे कर सकती है और उसके बिहाफ पे कोई और भी पर्सन पे कर सकता है। देखो प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट चलता है, मतलब थर्ड पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में बीच में नहीं बोल सकता, लेकिन प्रिविटी टू कंसिडरेशन ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं। प्रिविटी टू कंसिडरेशन वैलिड माना जाता है जबकि प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाता है। इसका मतलब कोई भी बंदा कंसिडरेशन पे कर सकता है। कंसिडरेशन पास्ट हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है, फ्यूचर हो सकता है। पास्ट मतलब द कंसिडरेशन विच हैज पेड मूव बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ एन अग्रीमेंट, मतलब अग्रीमेंट बनने से पहले अगर आपने पैसे दे दिए उसको बोलते हैं पास्ट कंसिडरेशन। प्रेजेंट क्या होता है? एक तरफ कॉन्ट्रैक्ट बनता है और एक तरफ कंसिडरेशन दिया जाता है। द कंसिडरेशन विच मूव अलोंग द प्रॉमिस इज कॉल्ड प्रेजेंट कंसिडरेशन। जैसे कैश सेल्स, आपने जाके चिप्स ली और चिप्स के बदले में आपने उसको पैसे दे दिए, वो भी कॉन्ट्रैक्ट है। फ्यूचर कंसेशन, द कंसेशन दैट मूव आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अग्रीमेंट, पहले अग्रीमेंट बनेगा फिर कंसेशन मूव करेगा तो उसको बोलते हैं फ्यूचर कंसिडरेशन। लीगल रूल्स क्या है? कंसेशन डिजायर ऑफ द प्रोमिसर ही होना चाहिए। इट मे बी प्रोवाइडेड बाय द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, कोई भी दे सकता है। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों हो सकता है। इट नीड नॉट टू बी एडुकेट होना जरूरी नहीं है, मतलब कुछ होना चाहिए एग्जैक्ट वैल्यू। जैसे कि अगर मैं आपको अपने एक प्लॉट बेच रही हूँ और उस प्लॉट की वैल्यू 1 करोड़ रुपए, तो जरूरी नहीं है कि कंसिडरेशन 1 करोड़ हो, वो 50 लाख भी हो सकता है, 20 लाख भी हो सकता है, 1 करोड़ 10 लाख भी हो सकता है। सम वैल्यू होनी चाहिए और वैल्यू एडुकेट हो ये जरूरी नहीं है। द कंसिडरेशन शुड बी ऑफ सम वैल्यू इन द आईज ऑफ लॉ, दे मे और मे नॉट बी एडुकेट होना जरूरी नहीं है, ठीक है। इट मीन्स एडुकेसी इज नॉट इम्पॉर्टेंट, वैल्यू इन द आइज ऑफ लॉ इज इम्पॉर्टेंट। वैल्यू इंपॉर्टेंट है, एडुकेसी इंपॉर्टेंट नहीं। रियल होना चाहिए, इलिजरी नहीं होना चाहिए। जैसे कि रियल पैसे होना चाहिए तो कंसेशन रियल होना चाहिए, इलिजरी नहीं होना चाहिए। कंसिडरेशन हमेशा लीगल काम का ही होना चाहिए। द परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट बाय अ पर्सन विच इज लीगल बाउंड टू परफॉर्म द सेम बी कंसिडरेशन फॉर द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो परफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट जब भी बनेगा जब भी आप लोग कंसिडरेशन करो। अ प्रॉमिस टू पे मनी टू विट अ साउंड टू अ विटनेस इज वॉइड इज फॉर विदाउट कंसिडरेशन।
सच अ कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड फॉर वांट ऑफ कंसिडरेशन, कंसिडरेशन नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बने। बट द पर्सन प्रॉमिस टू डू मियरली ए लीगल बाउंड टू डू इज नोन एज, जैसे कि इसमें ये बोला गया लाइक अगर आपने मान लो कुछ लीगल काम कराने को भी कंसिडरेशन दिया, कोई लीगल काम को करवाने के लिए भी कंसिडरेशन दिया है तो वो सही नहीं है। जैसे कि एक पुलिस ऑफिसर को कोई काम कराने के लिए आपने पैसे दिए, तो पुलिस ऑफिसर की वो ड्यूटी बनती है काम कराने की, आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, तो वो कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा, वहाँ पे कंसिडरेशन इलीगल माना जाता है, ये रिश्वत मानी जाती है। लेकिन हाँ, अगर मान लो उनका कोई खर्चा हो जाता है और वो उस चीज़ के आपको पैसे ले रहे हैं तो वो वैलिड कंसिडरेशन है, भाई वो तो दे देंगे ना जो आपका खर्चा हो रहा है। लीगल होना चाहिए, इन एडिशन रियल कंप्लेंट कंसिडरेशन लीगल होना चाहिए, इलीगल ट्रांजैक्शन के कोई भी कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए। जनरली ये बोला गया है कि नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं जब तक कंसिडरेशन नहीं होगा। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है जहाँ पे कंसिडरेशन नहीं होगा तो भी कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, जैसे फर्स्ट लव एंड अफेक्शन वाले कॉन्ट्रैक्ट बिना कंसिडरेशन भी हो सकता है। कंपनसेशन फॉर फास्ट वॉलेंट्री सर्विस, आपने किसी के लिए कुछ पहले काम किया, अब वो आपको क्या कर रहा है, उसके बदले में आपको कोई चीज़ दे रहा है, तो वहाँ पे कंसिडरेशन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने उसके लिए ऑलरेडी काम कर दिया है, तो वो जो आपने काम किया है वही उसको क्या माना जाएगा, कंसिडरेशन माना जाएगा। आगे देखो, प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेट, मतलब आपको पता है डेप्ट रिकवर करने का टाइम कितना होता है, 3 ईयर्स होता है। 3 ईयर्स निकल जाए तो आप लोग डेप्ट रिकवर नहीं कर सकते, लेकिन अगर मान लो वो खुद दे रहा है तो वहाँ पे आपको उसको बदले में कुछ देने की जरूरत नहीं है। प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेट के बाद कंप्लीटेड गिफ्ट, पूरा कंप्लीटेड गिफ्ट क्या होता है, जैसे आपने किसी को गिफ्ट दिया, अपने ब्रदर को, सिस्टर को, मदर को, फादर को, तो क्या उसके बदले पैसे मांगते हो क्या? नो कंसेशन नेसेसरी टू क्रिएट एन एजेंसी, एजेंसी बनाने के लिए भी कंसिडरेशन नहीं चाहिए, चैरिटी के लिए कंसिडरेशन नहीं चाहिए। असेंशियल एलिमेंट्स मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। अब आ जाते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलता है कि कोई भी थर्ड पर्सन कॉन्ट्रैक्ट के बीच में नहीं बोले। जनरल रूल ये है कि पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट ही स्यू होगी और बी स्यू टू ईच अदर। द रियल इज डॉक्ट्राइन टू प्रिविटी की रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज की ही होती है। आपके साथ गलत हुआ है तो आप ही स्यू कर सकते हो, लेकिन एक्सेप्शन क्या है, जैसे कि ट्रस्ट और चार्ज में ट्रस्टी या फिर चार्ज में जो चार्ज होल्डर मेन होता है इंचार्ज, वो बोल सकता है। मैरिज सेटलमेंट में या पार्टीशन ऑफ फैमिली अरेंजमेंट में घर वाले बोलते हैं। एक्सटोपल हो गया, असाइनमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, इसमें थर्ड पार्टी बोल सकती है, क्यों? क्योंकि ये बेनिफिशियरीज होते हैं। अब आ जाते हैं कंसेंट। तो कंसेंट क्या होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए। दो पर्सन जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उनके बीच में जो कंसेंट होनी चाहिए वो फ्री होनी चाहिए। कंसेंट कब फ्री होगी, जब उसमें कोर्जन नहीं होगा, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होगा, फ्रॉड नहीं होगा, मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक नहीं होगा। अब व्हाट डू यू मीन बाय कोर्जन, तो किसी को डराना, धमकाना, पीटना, ये कोर्जन होता है। कमेंटिंग और थ्रेटिंग टू कमेंट एन एक्ट फोरबिडन बाय आईपीसी और अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटिंग टू डिटेन अदर पर्सन प्रॉपर्टी विथ अ व्यू टू एंटर इनटू अग्रीमेंट, जबरदस्ती उसको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाना, उसको कोर्जन बोलते हैं। ये इमटेरियल है और चाहे उसमें कोर्जन करने वाला कोई भी बंदा हो, मतलब जो पार्टीज है कॉन्ट्रैक्ट की वो भी कर सकती है जबरदस्ती, और कोई थर्ड पर्सन भी कर सकता है। द थ्रेट अमाउंट टू कोर्जन नीड नॉट नेसेसरी टू फॉर्म द पार्टीज टू द वन, ये कोई स्ट्रेंजर भी कर सकता है। कंसेंट जो कोर्जन से ली जाती है वो वॉइडेबल होती है। जिस पर्सन से जबरदस्ती कंसेंट ली जाती है वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड भी करा सकता है। कोर्जन का मतलब क्या होता है, किसी को डराना या धमकाना या फिर किसी की जबरदस्ती प्रॉपर्टी को अपने अंडर में लेना, ठीक है। अपने आप को सुसाइड करना भी कोर्जन होता है, मतलब अगर आप लोग धमकी देते हो कि हम लोग सुसाइड कर रहे हैं, वो भी कोर्जन माना जाता है। देखो सुसाइड में अगर मर गए तो वैसे ही खत्म, लेकिन अगर नहीं मरे तो उसको कोर्जन मान के आपको आईपीसी के अंडर में पेनल्टी लग जाती है, ठीक है, मतलब आपको जेल है भाई। अनड्यू इन्फ्लुएंस, सेकेंड टॉपिक है अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो देखो जहाँ पे आप लोग को ना मारा जाता है ना धमकाया जाता है, लेकिन मॉरली इन्फ्लुएंस किया जाता है, दैट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस करने वाला हमारा कोई करीबी होता है, क्यों? क्योंकि मॉरली तो वही हमें इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और तो कोई नहीं कर सकता। समटाइम अ पार्टी इज कंप्लाइड टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट विद द रिजल्ट ऑफ अनफेयर परसेप्शन बाय द अदर पार्टी। सेक्शन 16 दिखाता है अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या है। अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी अनड्यू इन्फ्लुएंस वेयर द रिलेशनशिप सबसिस्टिंग बिटवीन द पार्टी आर सच दैट वन पार्टी इज इन द पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अदर एंड यूज दैट पोजीशन टू ऑब्टेन अनफेयर एडवांटेज ओवर द अदर। दूसरे से गलत फायदा आप उठाते हो तो उसको क्या बोलते हैं, अनड्यू इन्फ्लुएंस। असेंशियल एलिमेंट्स क्या है अनड्यू इन्फ्लुएंस के, दो पर्सन होने चाहिए, उनके बीच में रिलेशनशिप होना चाहिए,
रिलेशन ऐसा होना चाहिए कि एक पर्सन दूसरे पर्सन की विल को दबाए, वन मस्ट डोमिनेट द अदर, अनफेयर एडवांटेज उठाए और मॉरल प्रेशराइज करे। अनड्यू इन्फ्लुएंस किस किस के बीच में आता है, जैसे प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में, सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट के बीच में, डॉक्टर पेशेंट के बीच में, फादर सन के बीच में, टीचर स्टूडेंट के बीच में, प्रमोटर कंपनी के बीच में, मास्टर सर्वेंट स्पेक्चुलर एडवाइजर और डिवोटीज के बीच में। ये सारे ही अनड्यू इन्फ्लुएंस के रिलेशनशिप माने गए। लेकिन इन रिलेशनशिप में प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे साथ गलत हुआ है। अगर जो अग्रीड पार्टी है वो केस लगा दे तो वहाँ पे एंटी इन्फ्लुएंस मान के सामने वाली पार्टी पे केस हो जाता है। अमंग द फॉलोइंग रिलेशनशिप देयर इज नो एंटी इन्फ्लुएंस, इनके बीच में एंटी इन्फ्लुएंस नहीं होता, जैसे हस्बैंड वाइफ के बीच में नहीं होता, लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में नहीं होता, डेटर क्रेडिटर के बीच में एंटी इन्फ्लुएंस नहीं माना जाता। अब इसमें अगर एंटी इन्फ्लुएंस है तो अग्रीड पार्टी को प्रूफ करना पड़ेगा कि मेरे साथ गलत हुआ है। अच्छा, एक बात और, डेटर क्रेडिटर के बीच में जनरली एंटी इन्फ्लुएंस नहीं होता, पर कब होता है, अगर मान लो क्रेडिटर बहुत ही ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करने लग जाए तो उसको एंटी इन्फ्लुएंस माना जा सकता है। कोर्जन और एंटी इन्फ्लुएंस में हमने डिफरेंस देख लिया, आप बना लेना। नेक्स्ट, फ्रॉड। फ्रॉड में क्या होता है, जब सामने वाला बंदा आपके साथ धोखा देता है तो उसको बोलते हैं फ्रॉड। फ्रॉड में क्या होता है, एक्ट कमेंटिंग बाय द पार्टी विद अ व्यू कन्विंस ऑफ हिज एजेंट विद द इंड्यूस अ पर्सन। सजेशन की फैक्ट ट्रू है, कुछ चीजें आपको दिखाई जा रही है कि सच है पर वो सच नहीं है, उसको क्या बोलेंगे, फ्रॉड। एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फॉल्स फैक्ट बाय द पर्सन नॉलेज और बिलीफ ऑफ द फैक्ट। पर्सन का इंटेंशन नहीं है काम करने का फिर भी आपको प्रॉमिस कर रहा है, कुछ चीजें आपसे छुपा रहा है। एंड एनी सच एक्ट और ओमिशन एज अ लॉ स्पेसिफिकली डिक्लेयर टू बी फ्रॉड। जो चीज लॉ कह रही है गलत है तो उसको भी फ्रॉड मानिए। फ्रॉड में क्या होता है, देयर मस्ट बी अ रिप्रेजेंटेशन एक्सेशन विच इट मस्ट बी अ फॉल्स। आपको दिखाया जा रहा है कि वो झूठ है। द रिप्रेजेंटेशन मस्ट रिलेटेड टू फैक्ट, फैक्ट दिखाया जा रहा है। द रिप्रेजेंटेशन मस्ट बी मेड विद द इंटेंशन ऑफ इंड्यूसिंग अदर पार्टी एक्टिंग अपॉन इट, ताकि आप उस पर काम करो। द रिप्रेजेंटेशन मस्ट बी हैज बीन मेड विद द नॉलेज ऑफ हिज फॉल्सिफिटी, आपको पता है वो झूठ है फिर भी आपको दिखाया जा रहा है। द अदर पार्टी हैज सब्सटिट्यूटली सफर्ड लॉस, याद रखना आपको फ्रॉड दिखाने की वजह से आपको लॉस हो रहा है। अगर आपको लॉस नहीं है तो वो फ्रॉड भी नहीं है। फ्रॉड कब तक होगा, कब माना जाता है, जब लॉस होता है। जब लॉस ही नहीं है तो फ्रॉड कैसा, नो लॉस नो फ्रॉड। अच्छा, उसके बाद याद रखना नो लॉस नो फ्रॉड, ठीक है। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जैसे कि वेजर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तो वेजरिंग में क्या होता है, लाइक एक तरीके से बैटिंग होती है कि एक की जीत दूसरे की हार होती है। तो ये वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट पूरे इंडिया में वॉइड नहीं है, वॉइड है, ठीक है, मतलब आप नहीं कर सकते ऐसे कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन गुजरात और महाराष्ट्र में ये इलीगल भी माना जाता है। A wager contract is a contract in which one party promised the another to pay money or money worth by the happening of uncertain future event in consideration for other promise to pay event does not happen. एक की जीत दूसरे की हार बन सकती है। Essential elements क्या है वेजरिंग के, there must be two person, दो इंसान होने चाहिए। there must be uncertain future event है, दोनों पार्टीज का इवेंट पे कंट्रोल नहीं है, दोनों एक दूसरे को रेसिप्रोकल प्रॉमिस करती है। अदर दूसरों का कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। जैसे कि मैंने आपको बोला अगर आज बारिश आएगी तो तुम मुझे 5000 देना और नहीं आई तो मैं तुम्हें 5000 दूंगी, ये भी एक तरीके का वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट है। अब आ जाते हैं कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जहाँ पे किसी कंटीजेंसी पे डिपेंड होता है, जैसे LIC का कॉन्ट्रैक्ट। LIC का कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो एक तरीके का कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि वो किसी ना किसी इवेंट पे डिपेंड है। वो इवेंट हुआ तो जैसे कि डेथ हुई तो पेमेंट मिलती है, नहीं हुई डेथ तो पेमेंट नहीं मिलती है। ये वेजरिंग नहीं है क्योंकि यहाँ पे इलीगल इंटेंशन नहीं है, तो ये वैलिड है। डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, आप कॉन्ट्रैक्ट को कैसे डिस्चार्ज कर सकते हो, तो डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, डिस्चार्ज बाय अग्रीमेंट और कंसेंट, डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम, डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी परफॉर्म बाय कॉन्ट्रैक्ट। अब परफॉर्मेंस कैसे हो सकती है, एक्चुअल परफॉर्मेंस। अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी डिस्चार्ज बाय एक्चुअल परफॉर्मेंस व्हेन द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म देयर परफॉर्मेंसेस विद द टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा होता है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी डिस्चार्ज व्हेन अटेम्प्टेड
एक पार्टी ने काम करने की कोशिश की लेकिन दूसरे पार्टी ने उसको मना कर दिया, उसको बोलते हैं अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, तो भी काम वही खत्म हो जाता है। डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट क्या होता है, जब दोनों पार्टी आपस में म्यूचुअली डिसाइड कर देती है कि काम करना है और ये काम नहीं करना है, उसको क्या बोलेंगे, डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल परफॉर्मेंस। डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल परफॉर्मेंस में क्या है, सबसे पहले नोविएशन, पुराने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ के नया कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो उसको बोलते हैं नोविएशन। रिसेशन, रिसेशन में क्या होता है, पुराने कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, टर्म्स एंड कंडीशन चेंज होती है, उसको बोलते हैं रिसेशन। ठीक है, तो देखो नोविएशन में पूरा कैंसिल होता है, रिसेशन में टर्म्स एंड कंडीशन चेंज होती है। परफॉर्मेंस बता दिया मैंने आपको। और कैसे कैसे कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो सकता है, तो ऑपरेशन ऑफ लॉ, जैसे पार्टीज की डेथ हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट मर्ज हो जाए, पुराने दो कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके नया एक कॉन्ट्रैक्ट बना दिया जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए पार्टी, अनऑथोराइज ऑल्टरेशन कर दिया जाए, राइट्स एंड लायबिलिटीज चेंज कर दी जाए। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस क्या है, पार्टीज को अगर पता है कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं पॉसिबल है परफॉर्म करने का, ठीक है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वाइड अप होने शुरू हो जाता है। अगर अननोन टू पार्टी वॉइड हो जाएगा म्यूचुअल मिस्टेक के बिहाफ पे। लेकिन अगर मान लो एक पार्टी को पता था कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं परफॉर्म हो सकता और दूसरी पार्टी ने जानबूझ के कॉन्ट्रैक्ट करवाया, तो वहां पे जो दूसरी पार्टी है वो पहली पार्टी को कंपनसेट करेगी। सुपरविंग इम्पॉसिबिलिटी होती है जो अभी नहीं है, बाद में आई है, जैसे कि सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय होना, स्टेट ऑफ थिंग चेंज करना, डेथ और इनकैपेसिटी ऑफ पार्टी, चेंज ऑफ लॉ, आउटब्रेक ऑफ वॉर, तो इन सब में ये बाद में इम्पॉसिबिलिटी आती है तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया जाता है। ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपको बता दिया, एक्चुअल ब्रीच होता है जैसे कि टाइम ऑन द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस, और एक होता है एंटिसिपेटरी ब्रीच, मतलब बीच में ही मना कर दिया। फिर रेमेडीज क्या है, अगर कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है तो आप सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करोगे, रिसेशन करोगे, अपने डैमेजेस मांगोगे, सूट फॉर क्वांटम मैंने जितना काम किया उसके पैसे मांगोगे, या फिर कई बार आप लोग बोल सकते हो कि नहीं अगर हमें पैसों से मजा नहीं आ रहा तो आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांग सकते हो, या फिर इंजेक्शन कोर्ट से स्टे लगवा सकते हो। रेमेडी क्या है, सबसे पहला रिसेशन कैंसिल कर दो कॉन्ट्रैक्ट को, सूट फॉर डैमेज अपने अग्रीड डैमेजेस मांग लो, कंपनसेशन फॉर लॉस सफर, अगर आपको कोई लॉस हुआ है तो उसके भी पैसे मांगोगे, ठीक है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांग सकते हो, जैसे कई बार ऐसा होता है कि मॉनेटरी कंपनसेशन इनफ नहीं है तो आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांग सकते हो। सूट फॉर इंजेक्शन कोर्ट से स्टे लगवा सकते हो। सूट फॉर क्वांटम मैरिट का मतलब होता है जितना आपने काम किया उतना पैसे तो लोगे ही लोगे। फिर क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट आप लोग देख लेना, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जहाँ पे पूरे टर्म्स एंड कंडीशन नहीं होते कॉन्ट्रैक्ट के, एक पार्टी ना तो ऑफर देता है ना ही दूसरा पार्टी एक्सेप्ट होता है, लेकिन फिर भी कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, जैसे नेसेसिटी सप्लाई करना, ठीक है, पेमेंट टू इंटरेस्टेड पर्सन, ये सब क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में सारे असेंशियल एलिमेंट्स नहीं होते और ना ही ये पार्टी क्रिएट करती है, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ होता है। और क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट एक कॉन्ट्रैक्ट होता है विच डज नॉट हैव असेंशियल टू द कॉन्ट्रैक्ट, ना ही वो फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होता है ना ही उसमें ऑब्लिगेशन होती है, ठीक है। जैसे फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड, अगर किसी को कोई चीज़ मिल जाती है तो ये आपकी ड्यूटी बन जाती है कि जो उसका ओनर है उसको वो प्रोवाइड कर दो, तो इसको क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। इट इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी विच मीन ना ही किसी भी इंसान के साथ गलत नहीं होना चाहिए। फीचर्स क्या होते हैं, ये ऑब्लिगेशन बाय लॉ होता है, मतलब ये जो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट है ये लॉ के थ्रू होता है, ये पार्टीज अग्रीमेंट वगैरह नहीं करती, ना ही इसमें ऑफर जाता है ना ही इसमें एक्सेप्टेंस होता है। द पार्टीज द ड्यूटी ऑफ अ पार्टी नॉट अ प्रॉमिस ऑफ एनी पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, द राइट अंडर इट ऑलवेज अ राइट ऑफ मनी एंड जनरली थ्रू नॉट ऑलवेज इट इज लिक्विडेशन ऑफ मनी। द राइट इज अवेलेबल टू स्पेसिफिक पर्सन नॉट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, जिसके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हुआ है बाय लॉ, आपके पास राइट उसके ही अगेंस्ट है, पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट नहीं है। सप्लाई ऑफ नेसेसिटी, अगर आप किसी माइनर को नेसेसिटी सप्लाई कर रहे हो तो ये भी एक तरीके का क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, और माइनर पर्सनली तो लायबल नहीं है पर उसकी प्रॉपर्टी तो लायबल है। The significance of this is does not arise a contract much arise of a contract, माइनर पर्सनल तो लायबल नहीं है पर उसकी घर के लोग लायबल है। राइट टू रिकवर मनी पेड टू अनदर पर्सन, अगर आप किसी के बिहाफ पे पेमेंट पे करते हो तो आपके पास एक राइट आ जाता है कि अब आप उसको रिसीव करो। जैसे आप कहीं जीटी से आ रहे थे, आपके फ्रेंड ने बोला कि मेरा ये सामान ले आना,
और उसके बदले में इतने पेमेंट करके आ जाना। अब आप पेमेंट करके आ जाते हो तो आपका भी तो एक राइट बनता है ना कि आप उस बंदे से वो चीज़ ले लो, मतलब रिकवर कर लो। राइट टू रिकवर ग्रेटुटियस एक्ट विदाउट कंसिडरेशन, अगर आप कोई काम करते हो, ग्रेटुटियस एक्ट करते हो, तो अगर आपको नुकसान होता है तो आप पैसा रिकवर कर सकते हो। राइट ऑफ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड को अगर कोई चीज़ मिलती है आपको रास्ते में और आप उसके उसके ओनर को वो चीज़ पहुंचा देते हो, तो आपके पास भी एक राइट क्रिएट होता है कि आपने जितना खर्चा किया है वो आप उससे रिकवर करो। अब कुछ स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी में क्या होता है, वन पार्टी प्रॉमिस टू अनदर टू सेव फ्रॉम लॉस, मैं तुम्हें लॉस से बचाऊंगा जो तुम्हें होता है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस में क्या होता है, एक पार्टी दूसरी पार्टी को ये बोलते हैं कि हम आपको सेव करेंगे, किससे, लॉसेस से, किससे, लॉसेस से सेव करेंगे और होने वाले नुकसान से आपको बचाया जाएगा। तो ऐसे में आप, जैसे फायर इंश्योरेंस होता है, तो फायर इंश्योरेंस में इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, आपको सेव करती है अगर लॉसेस होते हैं। इसमें दो पार्टी होती है, एक वो असेंशियल है, इसमें दो पार्टी होती है, एक इंडेमनीफायर और इंडेमनीफाइड। इंडेमनीफायर कौन होता है, जो नुकसान से बचाता है, और इंडेमनीफाइड कौन होता है, जिसको बचाया जाता है, और उसको इंडेमनिटी होल्डर भी बोला जाता है। लॉस होना जरूरी है, देयर मस्ट बी अ लॉस आइदर बाय द प्रोमिसर कंडक्ट और बाय एनी अदर पर्सन कंडक्ट। ये कंटीजेंट बाय नेचर है, अगर लॉस होगा तो पेमेंट मिलेगी, लॉस नहीं होगा तो पेमेंट नहीं मिलेगी। एक्सप्रेस और इम्प्लाइड दोनों चलता है ये, ठीक है। सेक्शन 125 इसे डील कर रहा है, और ये लॉस वाला बता दिया मैंने आपको, दो पार्टीज बता दी, ठीक है। राइट क्या होता है, इंडेमनिटी होल्डर, मतलब जिसको भरपाई की जाती है उसका क्या क्या राइट होता है। तो राइट टू रिकवर डैमेजेस, रिकवर करेगा डैमेजेस, मतलब अगर नुकसान हो रहा है तो वो डैमेजेस रिकवर कर। राइट टू रिकवर कॉस्ट, जितना भी उसने खर्चा किया है उस पैसे को रिकवर करने के लिए वो भी रिकवर करेगा। राइट टू रिकवर सम पेड अंडर कॉम्प्रोमाइज, अगर वो बोलता है कि मैं कम रिकवर करने के लिए रेडी हूँ, जैसे कई बार होता है कोर्ट में केस जाता है, फिर आर्बिट्रेटर के थ्रू कॉम्प्रोमाइज होता है, तो कॉम्प्रोमाइज में रेडी है तो वो भी चलेगा। राइट टू स्यू फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, अगर मान लो उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं जच रहा है तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस बोल सकता है। राइट ऑफ इंडेमनीफायर, इंडेमनीफायर के राइट्स के लिए ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट होता है स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट में। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है, जब एक पर्सन दूसरे पर्सन के बिहेव पे गारंटी देता है कि हाँ अगर ये पेमेंट नहीं करेगा तो मैं दूंगा, तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। देखो एक होता है गारंटी और एक होता है वारंटी। वारंटी चीज़ों की होती है और गारंटी इंसान की होती है, ये चीज़ याद रखना। A contract of guarantee is a contract to perform the promise or discharge the liability of third person in case of default। अगर ये पैसे नहीं देगा तो मैं पैसे लूंगा। गारंटी ओरल भी हो सकती है, राइटिंग में भी हो सकती है। इसमें तीन पार्टीज होती है, जो बंदा पैसे लेता है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल डेटर, जो बंदा पैसे देता है उसको बोलते हैं क्रेडिटर, और जो गारंटी देता है उसको क्या बोलते हैं, श्योरिटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी ये पढ़ा दिया हमने। असेंशियल एलिमेंट क्या है, तीन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में, क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच में, और श्योरिटी और डेटर के बीच में। प्राइमरी लायबिलिटी हमेशा डेटर की होती है पेमेंट करने की, लेकिन अगर डेटर माइनर है, बच्चा है, तो फिर श्योरिटी की लायबिलिटी प्राइमरी हो जाती है। सारे एसेंशियल एलिमेंट्स होंगे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के। गारंटी ओरल भी हो सकती है, रिटर्न में भी हो सकती है। देयर नीड नॉट टू बी फुल डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट टू द श्योरिटी बिफोर ही गिव द गारंटी, सब कुछ उसको बताना जरूरी नहीं। टाइप्स ऑफ गारंटी क्या होता है, एक होती है स्पेसिफिक गारंटी, जो स्पेसिफिक एक्ट के लिए होती है। व्हेन द गारंटी एक्सटेंड टू द सिंगल ट्रांजैक्शन और डेप्ट, इट इज नोन एज स्पेसिफिक और सिंपल गारंटी। लेकिन जब गारंटी सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए होती है, व्हेन द गारंटी इज गिवन टू द एक्सटेंड ऑफ सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन, उसको बोलते हैं कंटिन्यूइंग गारंटी। रिवोकेशन एंड टर्मिनेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी, देखो स्पेसिफिक गारंटी तो कभी रिवोक हो ही नहीं सकती क्योंकि वो स्पेसिफिक एक्ट के लिए दी है, लेकिन कंटिन्यूइंग गारंटी रिवोक हो सकती है। पहला, बाय नोटिस, अगर मान लो श्योरिटी नोटिस दे दे कि मुझे गारंटी रिवोक करनी है तो वो रिवोक कर सकता है। बाय डेथ ऑफ श्योरिटी, श्योरिटी की डेथ हो गई तो वो फ्यूचर किसी भी लाइबिलिटी के लिए लायबल नहीं है। हाँ, पास्ट लाइबिलिटीज के लिए उसकी प्रॉपर्टी लायबल है, घर वाले लायबल नहीं है। बाय वेरिएशन इन कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में चेंज आया तभी भी गारंटी रिवोक हो गई। जैसे प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर ने अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ चेंजेस किए तब गारंटी रिवोक गई। बाय एक्ट ऑफ क्रेडिटर, क्रेडिटर ने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से श्योरिटी रिवोक हो सकता है, जैसे मान लो उसने प्रिंसिपल डेटर को टाइम वगैरह दे दिया तो श्योरिटी रिवोक हो जाएगा। नोविएशन, चेंज कर दी टर्म्स एंड कंडीशन, नया कॉन्ट्रैक्ट बना दिया।
अरेंजमेंट विद प्रिंसिपल डेटर, प्रिंसिपल डेटर के साथ आपने ऑलरेडी कुछ अरेंजमेंट कर लिया है तो उसके लिए फिर आप श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाता है। राइट्स ऑफ श्योरिटी, राइट ऑफ श्योरिटी प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट उसके पास क्या क्या राइट है। तो सबसे पहला राइट है राइट ऑफ सबऑर्डिगेशन। जब श्योरिटी प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ पे पेमेंट दे देता है क्रेडिटर को, तो क्रेडिटर को जब पेमेंट देता है तो सारे जो राइट किसके थे, क्रेडिटर के थे, अब वो किसके हो जाएंगे, श्योरिटी के हो जाते हैं। दैट इज राइट ऑफ सबऑर्डिगेशन। राइट टू इंडेमनीफाई, अगर मान लो श्योरिटी पेमेंट करता है प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ पे, तो वो इंडेमनिफिकेशन मांगेगा, मतलब पैसे मांगेगा किससे, डेटर से, कि भाई मैंने तेरे बिहाफ पे पेमेंट किया है तो अब तू मुझे इसकी भरपाई करके दे। राइट, सेकंड राइट होता है राइट अगेंस्ट क्रेडिटर, तो राइट टू सिक्योरिटी, जब श्योरिटी पेमेंट करता है क्रेडिटर को तो वो सारी सिक्योरिटीज मांग सकता है किससे, क्रेडिटर से। राइट टू सेट ऑफ, वो ये बोल सकता है श्योरिटी क्रेडिटर को कि तेरे पास अगर प्रिंसिपल डेटर की कोई सिक्योरिटी पड़ी है तो पहले उससे सेट ऑफ कर ले, बाकी रिमेनिंग अमाउंट मैं दे दूंगा। नेक्स्ट थर्ड राइट, राइट ऑफ को श्योरिटी, अगर एक से ज़्यादा श्योरिटीज है और सबके बिहाफ पे अगर एक ने पेमेंट कर दी है तो वहाँ पे वो बचे हुए श्योरिटी से पेमेंट लेगा। राइट एंड लायबिलिटी ऑफ क्रेडिटर, सबसे पहला राइट क्या है क्रेडिटर का कि वो श्योरिटी से स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांग सकता है, क्रेडिटर्स के सिक्योरिटी को रख सकता है, प्रोसीडिंग ऑफ श्योरिटी इंसॉल्वेंट, श्योरिटी को इंसॉल्वेंट भी प्रूव करवा सकता है। लायबिलिटी क्या है, ओरिजिनल नॉट टू चेंज टर्म्स एट ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट, जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट है उसमें कोई भी नोविएशन नहीं होना चाहिए वरना श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। नॉट टू रिलीज और डिस्चार्ज, प्रिंसिपल डेटर को छोड़ना नहीं है, पहले उससे पैसे लेने। नॉट टू कंपाउंड और गिव टाइम, नॉट टू स्यू, तो प्रिंसिपल डेटर को ना तो ऐसे बोलना चाहिए कि मैं तेरे को स्यू नहीं करूंगा या फिर उसको छोड़ देना चाहिए या फिर उसको टाइम दे देना चाहिए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। नॉट टू डू एनी एक्ट विच इज द अगेंस्ट द राइट ऑफ श्योरिटी, आप ऐसा कोई भी काम नहीं करोगे जो श्योरिटी के राइट्स के अगेंस्ट हो। यहाँ पे खत्म होता है हमारा गारंटी, और उससे पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया था, उससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था इंडेमनिटी। अब आ जाते हैं बेलमेंट। बेलमेंट क्या होता है, जब आप अपनी चीज़ किसी को थोड़े टाइम के लिए यूज़ करने के लिए देते हो, दैट इज बेल। वर्ड बेलमेंट ड्राइव है फ्रेंच वर्ड से बेलर विच मीन्स टू डिलीवर। आप किसी भी तरीके की सिक्योरिटी अगर देते हो तो उसको क्या बोलते हो, बेलमेंट बोलते हो, ठीक है। बेलमेंट इज अ डिलीवरी ऑफ गुड बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस, किसी पर्पस के लिए। अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट, जैसे ही वो पर्पस पूरा होगा आप उस गुड्स को डिलीवर कर देना वापस। जो बंदा अपनी चीज़ किसी थर्ड पर्सन को देता है उसको क्या बोलते हैं, बेलर। और जो बंदा, जिस बंदे को चीज़ मिलती है उसको बोलते हैं बेली। जैसे कि मैंने टेलर को दे दिया अपना सूट फैब्रिक ताकि वो सूट सिल देगा, तो मैं हो गई बेलर और वो टेलर हो गया बेली। पार्टीज क्या है बेलमेंट में, जो बंदा देता है वो बेलर हो गया और जिसको मिलता है वो बेली हो गया। उसके बाद असेंशियल एलिमेंट्स क्या है बेलमेंट, दोनों के बीच में अग्रीमेंट होता है बेलर और बेली के। एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। आप अपने से मूवेबल चीज़ को ही बेलमेंट कर सकते हो, इमूवेबल अपना घर थोड़ी बेलमेंट दोगे किसी को, और मनी नहीं होना चाहिए वो, ठीक है। डिलीवरी करना बहुत ज़रूरी है, मतलब ओनरशिप तो आपके पास रहेगी पर उस चीज़ की डिलीवर करना आपको बहुत ज़रूरी है। राइट अगेंस्ट थर्ड पार्टी, अगर कोई थर्ड पार्टी उस चीज़ का गलत यूज़ करे तो वो केस बेलर भी लगा सकता है और बेली भी लगा सकता है, दोनों ही केस लगा सकते हैं इसके अगेंस्ट। फिर बेलमेंट दो तरीके का होता है, एक होता है ग्रेटुटियस, एक होता है नॉन ग्रेटुटियस। ग्रेटुटियस का मतलब होता है जहाँ पे विदाउट कंसिडरेशन होता है, और नॉन ग्रेटुटियस जहाँ पे विद कंसिडरेशन होता है। तो इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट जहाँ पे कोई कंसिडरेशन पास नहीं होता बेलर और बेली के, उसको बोलते हैं ग्रेटुटियस। और यहाँ पे इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट वेयर सम कंसेशन पास बिटवीन द बेलर एंड बेली। जैसे एक्स ने वाई को अपना घोड़ा दिया राइडिंग के लिए बिना किसी चार्ज के, तो वो ग्रेटुटियस होगा, ठीक है। अगर उसी के बदले में उसने पैसे लिए होते तो वो नॉन ग्रेटुटियस होता। कंसिडरेशन, यहाँ पे कोई कंसिडरेशन पास नहीं होता, यहाँ पे कंसिडरेशन पास होता है। बेनिफिट, यहाँ पे कहीं ना कहीं या तो बेलर का फायदा और होता है या फिर बेली का फायदा और होता है, क्योंकि कंसिडरेशन नहीं है तो दोनों का फायदा नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे दोनों का फायदा होता है। लाइबिलिटी ऑफ बेलर फॉर अननोन डिफेक्ट, अगर बेलर लाइबल नहीं है कोई भी अननोन डिफॉल्ट, यहाँ पे बेलर लाइबल होता है क्योंकि आपने पैसे लिए हैं तो कम से कम अगर कोई डिफेक्ट है तो वो बता दो सर। बेलर की ड्यूटी है कि बियर एक्सपेंसेस, यहाँ पे बेलर सारे एक्सपेंसेस बियर करेगा अगर वो नॉन ग्रेटुटियस है। यहाँ पे बेलर सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस पे करेगा, क्योंकि देखो मान लो अगर आपने कोई कार हायर की है, कार हायर की है किसी कार कंपनी से, तो कार कंपनी थोड़ी सारे एक्सपेंसेस बियर करेगी, कार कंपनी तो सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस ही बियर करेगी। बेलमेंट फॉर स्पेसिफिक पर्पस, यहाँ पे
ये कभी भी टर्मिनेट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं होता, तो जो भी पार्टी है वो टर्मिनेट कभी भी कर सकती है। लेकिन यहाँ पे कंसिडरेशन पास होता है, तो यहाँ पे बिना कंप्लीशन से आप मतलब रिवोक नहीं कर सकते। यहाँ पे तभी कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा जब टाइम पीरियड खत्म होगा या पर्पस अकम्प्लिश होगा। डेथ ऑफ बेलर एंड बेली, यहाँ पे बेलर और बेली के डेथ से फर्क पड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होता है, जबकि यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ पे कंस्टिट्यूशन पास आउट है। राइट्स ऑफ बेलर एंड बेली, तो सबसे पहले आपको नॉन फैक्ट को डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि जो भी गुड्स में दिक्कतें हैं वो डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस जो होते हैं वो बेलर पे करता है, अगर आपका गुड्स खराब है तो आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस पे करने पड़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ बेलमेंट, जहाँ पे सिर्फ बेलर का फायदा हो रहा हो, जैसे कि आपने अपने घर की कोई वैल्यूएबल चीज़ पड़ोसी के पास छोड़ दी तो वो आपके फायदा है, बेलर का फायदा है। एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेली, जहाँ पे सिर्फ बेली का फायदा हो रहा है, कि दोनों ही ये क्या होती है, दोनों ही ग्रेटुटियस होती है, विदाउट कंसेशन होती है। जैसे आपने फ्रेंड से साइकिल ली और बिना किसी चार्ज के, तो वो भी क्या है, सिर्फ बेली का फायदा हो रहा है यहाँ पे। म्यूचुअल बेनिफिट भी हो सकता है दोनों का, जैसे कि उसी साइकिल का अगर चार्जेस लेना चालू कर दे तो वो म्यूचुअल बेनिफिट हो गया। क्लासिफिकेशन ऑफ बेलमेंट पढ़ा दिया, ग्रेटुटियस और नॉन ग्रेटुइट, ड्यूटीज मैंने आपको पढ़ा दी, ठीक है। अब ड्यूटीज ऑफ बेली क्या है, आपको दूसरों के गुड्स को इस तरीके से रखना है जैसे वो आपका गुड्स हो। तो टेक केयर रीजनेबल केयर्स ऑफ गुड्स बिल्ड, जो गुड्स आपको बिल्ड किया है उसको बिल्कुल इस तरीके से रखो जिस तरीके से वो आपका है। नॉट टू मेक अनऑथोराइज अल्ट्रेशन एंड यूज ऑफ गुड्स, अपने गुड्स को मतलब उस गुड्स का गलत तरीके से यूज मत करो। नेक्स्ट, नॉट टू मिक्स द गुड बिल्ड विद ओन गुड्स, अपने गुड्स के साथ उसको मिक्स मत करो। फोर्थ, नॉट टू सेट अ एडवर्स टाइटल, गलत टाइटल सेट मत करो कि ये मेरा है। टू रिटर्न एनी एक्सक्लेटेड टू द गुड्स, अगर कोई प्रॉफिट एक्स्ट्रा हो रहा है तो वो रिटर्न कर दो, और टू रिटर्न द गुड्स। यहाँ पे खत्म होता है हमारा बेलमेंट। अब स्टार्ट होता है लियन। लियन क्या होता है, लियन का मतलब होता है जब आप लोग किसी की गुड्स को जबरदस्ती अपने पास रख देते हो, उसको बोलते हैं लियन। क्यों, क्योंकि उसने आपसे कुछ पैसे लिए थे अब वो रिटर्न नहीं कर रहा, या फिर उसने आपसे कोई काम किया था, आपके लिए काम किया है और अब वो आपको मतलब आपने उसके लिए कुछ काम किया और वो अब आपको उस काम के पैसे नहीं दे रहा। लियन मीन्स राइट ऑफ अ पर्सन टू रिटेन पोजीशन ऑफ सम गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर until some debt or claim to the person is satisfied। पोजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है लियन में, मतलब किसी की चीज़ को अगर आप अपने पास जब्त कर रहे हो तो उसमें पोजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन ऑर्डर टू क्रिएट लियन द पोजेशन मस्ट बी राइटफुल, नॉट अ पर्टिकुलर पर्पस और कंटिन्यू। राइट ऑफ लियन में अराइज बाय द स्टैच्यू, बाय एक्सप्रेस और इम्प्लाइड बाय जनरल कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टी। लियन दो तरीके का होता है, पर्टिकुलर लियन और जनरल लियन। पर्टिकुलर लियन होता है जब आपने किसी चीज़ पे काम किया और उसी पर्टिकुलर चीज़ के ही आपको पैसे मिल रहे हैं, दैट इज पर्टिकुलर लियन। पर्टिकुलर लियन अवेलेबल होता है सिर्फ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे इन रिस्पेक्ट ऑफ बेली हैज एक्सपेंडेड लेबर, जिस पे उसने अब काम किया है और अब वो पैसे नहीं दे रहा तो उस पर्टिकुलर चीज़ को ही रख रहे हैं। जैसे मैंने टेलर को कोई ड्रेस दी, अब मैं उसको ड्रेस की पैसे नहीं दे रही तो वो मेरी ड्रेस भी नहीं देगा, उस पर्टिकुलर ड्रेस को लियन कर देगा। जनरल लियन क्या होता है, जनरल लियन यह होता है जो किसी भी चीज़ को आप रख सकते हो, जैसे कि कई बार आपने मूवीज में देखा होगा कि कोई बंदा पैसे नहीं दे रहा तो उसके घर का सारा सामान उठा के लिया जाता है, दैट इज जनरल लियन। जनरल लियन अवेलेबल नहीं होता नॉर्मल पर्सन को, ये ज़्यादातर बैंकर, फैक्टर्स, ब्रोकर, इन सबको ही अवेलेबल होता है। फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड क्या होता है, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड होता है वो बंदा जिसको सामने वाले बंदे की कोई चीज़ मिली है, ठीक है, उसकी ऑब्लिगेशन क्या है कि वो अपने दूसरे की चीज़ को ढंग से रखे और अपने चीज़ों से उसको मिक्स ना करे, ट्रू ओनर को ढूंढने की पूरी कोशिश करे, और अगर वो नहीं मिलता तो फिर वो गुड्स को अपने पास रखेगा एज अ बेली, उस चीज़ को अपने पर्पस के लिए यूज़ नहीं करे, और अगर कोई इंक्रीमेंट प्रॉफिट है तो वो रिटर्न करे। राइट ऑफ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड, राइट टू लियन, अगर मान लो आपको कोई चीज़ मिलती है और आप उसके ओनर को ढूंढने में कोई खर्चा कर देते हो, और अगर वो बंदा आपको पैसे नहीं देता तो आप उसकी चीज़ को क्या कर दोगे, जब्त कर लोगे, तो उस पर्टिकुलर लियन आपके पास राइट होता है। राइट टू स्यू फॉर रिवॉर्ड, अगर मान लो किसी की चीज़ आपको मिलती है और आप उसको रिटर्न करते हो और आपको पता है कि वो रिवॉर्ड देने वाला है, देखो पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, पता नहीं होगा ना तो फिर आप रिवॉर्ड नहीं मांग सकते, लेकिन अगर आपको पता है तो आप रिवॉर्ड मांग सकते हो। नॉट टू मिक्स, अपने गुड्स के साथ उसको मिक्स मत करना, ये मैंने पढ़ा दिया आपको। ट्रू ओनर को ढूंढ लेना। ट्रू ओनर, अच्छा कब कब वो गुड्स उसके खुद के हो जाएंगे, तो अगर मान लो उसने लियन
ट्रू ओनर मिल ही नहीं रहा है, ठीक है, मिल गया लेकिन लॉफुल चार्जेस पे नहीं कर रहा, गुड्स पैरिशेबल नेचर का है और हमने उसको बेच दिया, गुड्स पे ट्रू ओनर को ढूंढने में हमारे 2/3 खर्चा हो गया, तो वो गुड्स अब हमारा ही हो गया, मतलब 66% से ज़्यादा अगर हम लोग खर्चा कर देते हैं वो चीज़ हमारी हो जाती है। फिर आता है प्लेज। प्लेज का मतलब होता है जब कोई बंदा हमारे पास कोई मूवेबल चीज़ को गिरवी रखवा के लोन लेके जाता है, उसको बोलते हैं प्लेज। लियान में हम बाद में जब्त करते हैं। प्लेज में क्या होता है कि कोई बंदा अगर हमारे पास कोई मूवेबल चीज़ को गिरवी रखवा के लोन लेता है, दैट इज प्लेज। देखो एक और होता है मॉर्टगेज, लेकिन वो इमूवेबल चीज़ पे होता है। बेलमेंट, जब गुड को बेलमेंट होता है गुड्स एज अ सिक्योरिटी फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्लेज, परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस, तो उसको बोलते हैं प्लेज। जहाँ पे जो बंदा रखवाता है उसको प्लेजर या फिर पॉनर बोला जाता है, और जिसके पास रखवाया जाता है उसको प्लेजी या फिर पॉनी बोला जाता है। एनी मूवेबल प्रॉपर्टी को प्लेज किया जा सकता है, जैसे कि आपकी सेविंग बैंक अकाउंट की पासबुक हो गई, कुछ भी प्लेज किया जा सकता है, आपकी ज्वेलरी हो गई। पार्टीज क्या प्लेज की, जो बंदा रखवाता है उसको बोलते हैं प्लेजर, और जिसके पास रखवाया जाता है उसको बोलते हैं प्लेजी। डिलीवरी बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप चीज़ को गिरवी रखवा रहे हो तो उस चीज़ को उस पर्सन के पास डिलीवर करना भी बहुत इंपॉर्टेंट। डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी बाय वे ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योर्ड है, सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेट, क्योंकि आपने बंदे से लोन लिया है तो अब आप उसको एज अ सिक्योरिटी रखवा सकते हो। ओनरशिप आज भी आपके पास है, आपने सिर्फ उसको एज अ सिक्योरिटी रखवाया है। अब पॉनी की क्या राइट्स होते हैं प्लेज में, तो आप उस गुड्स को अपने पास रख सकते हो। राइट टू स्यू एंड रिटेन द पोजीशन ऑफ गुड टिल द पेमेंट, जब तक आप सामने वाला बंदा उसका पेमेंट नहीं करता है। फॉर द पेमेंट ऑफ डेट एंड परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस, इंटरेस्ट के लिए भी वो आप चीज़ रख सकते हो, मतलब पैसा प्लस इंटरेस्ट दोनों रिकवर करोगे। राइट टू रिकवर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस, अगर उस पैसे को रिकवर करने के लिए आपने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चे किए हैं तो वो भी आप लोग रिकवर करोगे, ठीक है। राइट टू सेल, अगर सामने वाला बंदा आपको पैसे वापस नहीं दे रहा तो आप उस चीज़ को बेच भी सकते हो। राइट अगेंस्ट ट्रू ओनर ऑफ गुड्स एंड द पॉनी टाइटल इज डिफेक्टिव, जिसने आपके पास वो चीज़ रखी है अगर वो उसका टाइटल डिफेक्टिव है, लेकिन ये चीज़ आपको पता नहीं है, तो आपके किसी भी राइट्स को खराब नहीं किया जाएगा। राइट टू क्लेम डैमेजेस फॉर नॉन डिस्क्लोजर ऑफ फॉल्ट एंड डिफॉल्ट इन द गुड प्लेज, अगर किसी चीज़ में डिफॉल्ट या फ्लॉल्ट है और वो आप चीज़ आपको बताई नहीं है तो आप रिकवर करोगे पूरा पैसा। राइट टू क्लेम डैमेजेस सफर बिकॉज ऑफ डिफेक्टिव टाइटल, डिफेक्टिव टाइटल है तो सारे डैमेजेस भी रिकवर कर लोगे। ड्यूटीज क्या है पॉनी की, पॉनी की ड्यूटीज है पॉनर की, सॉरी पॉनी नहीं पॉनर, जो गिरवी रखवाता है तो उसकी ड्यूटीज है कि वो आपको सारे मटेरियल फैक्ट्स बताए और सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चे पे करे, ठीक है। दूसरा यही है मीट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चे, ठीक है। वेयर द प्रॉपर प्लेज हैज एक्सरसाइज, कोई भी अगर शॉर्टफॉल हो जाता है, मान लो अगर कोई भी गुड्स बेचने पे शॉर्टफॉल हो जाता है तो एक्स्ट्रा पेमेंट करे, और जितने भी लॉसेस पॉनी को हुए हैं वो सारे पे करें। जनरली ओनर ही गुड्स को प्लेज करा सकता है, गिरवी रखवा सकता है, नॉन ओनर नहीं रखवा सकता, पर कुछ केसेस है जहाँ पे नॉन ओनर भी रखवा सकता है, जैसे अगर मर्केंटाइल एजेंट है, जैसे मैंने बताया था शॉपकीपर्स होते हैं तो वो ओनर नहीं होते गुड्स के, फिर भी वो प्लेज करवा सकते हैं। को ओनर, अगर मान लो आप अकेले ओनर नहीं हो और आपने विद द कंसेंट ऑफ अदर ओनर गिरवी रखवाया है, जैसे कि आपके हाथ में कोई गोल्ड का कड़ा है और वो आपका और आपके भाई का है, तो आपने उसको गिरवी रखवा दिया तो वहाँ पे वैलिड माना जाएगा, क्योंकि पता कैसे चलेगा कि आपका है कि भाई का है। किसी चीज़ को आप में का लिमिटेड इंटरेस्ट है तो आप उस लिमिटेड इंटरेस्ट के लिए भी उसको प्लेज करा सकते हैं, जैसे कि एक्स को एक वॉच मिली और उस वॉच पे उसने 50 रुपये खर्च किए तो उसको वो 50 रुपये तक के लिए गिरवी रखवा सकता है। ये मैंने पढ़ा दिया मर्केंटाइल लिमिटेड इंटरेस्ट। सेलर सेल करने के बाद और बायर बाय करने से पहले अगर किसी के पास गुड्स पोजीशन में है तो जिसके पास पोजीशन है हमें पता नहीं होता कि वो ओनर है या नहीं है, जैसे कि अगर मेरे पास ये रिंग है तो ये मेरी है या नहीं है ये चीज़ पता नहीं लगाई जा सकती, तो जिसके हाथ में होगी वो उसको प्लेज करवा सकता है, बस लेने वाला गुड फेथ में ले, उसको इस डिफेक्टिव टाइटल के बारे में पता नहीं है। प्लेज बाय पर्सन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ये होता है जो कॉन्ट्रैक्ट ना तो अभी वैलिड हुआ है ना ही वॉइड हुआ है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाए, लेकिन अगर वॉइड होने से पहले आपने उसको प्लेज करवा दिया तो सामने वाले बंदे को अगर इस बारे में पता नहीं है तो ये वैलिड प्लेज माना जाता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक, एजेंसी। एजेंसी क्या होती है, जब एजेंट जब हम लोग अपने बिहाफ मतलब किसी के बिहाफ पे कोई काम करते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, उसके एजेंट हो जाते हैं। एक पर्सन को एम्प्लॉय किया जाता है ताकि वो दूसरे को रिप्रेजेंट करे थर्ड पर्सन के सामने, उसको बोलते हैं एजेंसी रिलेशनशिप।
जो पर्सन काम करवाता है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल, और जो काम करता है उसको बोलते हैं एजेंट। ये लीगल रिलेशनशिप है प्रिंसिपल और एजेंट का। मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एजेंसी, एजेंसी कैसे होती है, ओरल और रिटर्न भी हो सकती है। और एजेंसी क्रिएट करने के लिए आपको एक अटॉर्नी साइन करनी पड़ती है, दैट इज पावर ऑफ अटॉर्नी। ये रिटर्न होती है, स्टैम्प डॉक्यूमेंट भी होता है। पावर ऑफ अटॉर्नी जनरल भी हो सकती है और स्पेसिफिक भी हो सकती है, जैसे अपॉइंटमेंट ऑफ ब्रांच मैनेजर हु इज कन्फर्ड पावर टू डू द ट्रेडिंग। एजेंसी ऑफ इम्प्लाइड अग्रीमेंट, कई बार क्या होता है एजेंट होता नहीं है पर अचानक से एजेंट बन जाता है, जैसे कि एजेंट बाय एक्सटोपल। आप किसी के एजेंट नहीं हो पर आप ये दिखा रहे हो कि आप एजेंट हो, तो फिर वहाँ पे कहीं ना कहीं राइट्स क्रिएट हो जाते हैं। जैसे कि आपके घर पे कोई पर्सन बैठा है और आपके पापा ने बोला ये तो अपना घर का ही बच्चा है, अब घर के ही बच्चे को अगर मैंने लोन दे दिया तो फिर वहाँ पे आपके फादर लायबल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एजेंसी बाय एक्सटोपल क्रिएट हो गई। एजेंसी बाय होल्डिंग आउट हो गया, किसी ने आपके लिए कोई काम किया और आपने उसको एक्सेप्ट कर दिया, तो एजेंसी बाय होल्डिंग आउट हो गई। एजेंसी बाय नेसेसिटी, जहां पे जरूरत पड़ी और एजेंसी क्रिएट हो गई। एजेंसी बाय रेक्टिफिकेशन, जहां पे एजेंट ने अपनी अथॉरिटी से बियॉन्ड रह के काम किया लेकिन प्रिंसिपल ने उसको एक्सेप्ट कर दिया। अब टाइप्स ऑफ एजेंट क्या होता है, जनरल एजेंट जो आपका सारा काम करता है, लेकिन वो कौन सा, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एंड ट्रेड, बिजनेस का सारा काम करता है। स्पेसिफिक एजेंट क्या होता है, स्पेशल एजेंट बोलो या स्पेसिफिक एजेंट, वो जो आपके लिए पर्टिकुलर काम ही करता है। यूनिवर्सल एजेंट क्या होता है, जो आपके लिए सारा ही काम करता है, बिजनेस का भी और नॉन बिजनेस का भी। ब्रोकर कौन होता है, जो आपके बिहाफ में नेगोशिएट करता है और ट्रांजैक्शन करवाता है। फैक्टर कौन होता है, जो कि फैक्टरिंग का बिजनेस करता है और आपके बिहाफ में पैसा रिकवर करवा के देता है। ये सब एजेंट होते हैं। ऑक्शनर कौन होता है, जो आपकी प्रॉपर्टी बिकवाता है। कमीशन एजेंट कौन होता है, जो कमीशन पे काम करता है। डेल क्राइटेरिया एजेंट क्या होता है, जो कमीशन प्लस एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी लेता है। बैंकर कौन होता है, जो बैंक आपके बिहाफ पे काम कर रही है, वो बैंकर एजेंट हो गया। एजेंट की अथॉरिटी क्या होती है, तो एजेंट की अथॉरिटी का मतलब होता है वो कैपेसिटी क्या है उसकी बाइंड करने की दूसरों। एक्सटेंट ऑफ एजेंट अथॉरिटी मीन्स स्कोप ऑफ एजेंट अथॉरिटी, इन अदर वर्ड इट मीन्स व्हाट अ पर्सन कैन डू एज अ एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। एजेंट की अथॉरिटी नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस और इमरजेंसी दोनों में डिस्कस करनी पड़ेगी। सबसे पहला नॉर्मल सर्कमस्टेंस, एन एजेंट हैव एन अथॉरिटी टू डू एन एक्ट टू डू एवरी लॉफुल एक्ट विच इज नेसेसरी टू डू। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में जो आपको लॉफुल लग रहा है वो आप जो करोगे उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल सर्कमस्टेंस। इमरजेंसी वाले में क्या होता है, इमरजेंसी वाले में क्या होता है, जो आपके लिए बेस्ट हो, जो अगर आप अपने लिए करते वही अगर आप प्रिंसिपल के लिए कर रहे हो तो उसको बोलते हैं इमरजेंसी वाली। पर्सनल लायबिलिटी ऑफ एजेंट, एजेंट जनरली पर्सनल लायबल नहीं होता, हमेशा प्रिंसिपल ही लायबल होता है उसके लिए। लेकिन कब एजेंट पर्सनली लायबल होगा, तो पहला अगर एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट ये लिखा हुआ है कि एजेंट पर्सनली लायबल है तो एजेंट पर्सनली लायबल है। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट फॉर फॉरेन प्रिंसिपल, अगर फॉरेन प्रिंसिपल है तो यहाँ पे इंडिया में तो एजेंट पर्सनली लायबल हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट फॉर अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का पता ही नहीं है तो एजेंट पर्सनली लायबल होगा। एजेंसी कपल्ड विथ इंटरेस्ट, जहाँ पे एजेंट का कुछ पर्सनल इंटरेस्ट आ जाता है तो वहाँ पे कई बार एजेंट पर्सनली लायबल भी हो जाता है। मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रॉड बाय एजेंट, एजेंट मिस रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है हमारे साथ तो एजेंट पर्सनली लायबल हो जाएगा। अनऑथोराइज एक्ट कर रहा है, जिस चीज के लिए हमने मना किया फिर भी कर रहा है तो भी वो पर्सनली लायबल। प्रिटेंड एजेंट, अगर एजेंट ने कोई ऐसा काम कर दिया जो अपनी अथॉरिटी से ज़्यादा है और उसको प्रिंसिपल ने रेटिफाई नहीं किया तो एजेंट पर्सनली लायबल हो जाएगा। ड्यूटीज क्या है एजेंट की, टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ एजेंसी अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल डायरेक्शन, आप सारा काम प्रिंसिपल के डायरेक्शन पे ही करोगे। ड्यूटी टू एक्ट विद रीजनेबल केयर स्किल और डेलिजेंस, पूरे रीजनेबल केयर स्किल और डेलिजेंस पे काम करोगे। प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन करोगे, ठीक है। कोई भी डिफिकल्टी है तो कोशिश करोगे सबसे पहले प्रिंसिपल से कम्युनिकेट करना, और नहीं कर पाओ तो रीजनेबल डिलीजेंस करो। नॉट टू डील इज ओन अकाउंट, अपने अकाउंट से डील नहीं करना। नॉट टू मेक एनी सीक्रेट प्रॉफिट नहीं बनाना। नॉट टू डिस्क्लोज कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, प्रिंसिपल की कोई भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं करना। नॉट टू यूज इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन इन द कोर्स ऑफ एजेंसी अगेंस्ट द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के अगेंस्ट कोई भी काम नहीं करना। नॉट टू सेट अप एडवर्स टाइटल, अपना टाइटल क्रिएट नहीं करना। ड्यूटी टू एक्सरसाइज अथॉरिटी पर्सनली, ठीक है, अपनी अथॉरिटी किसी को डेलीगेट नहीं करोगे। नॉट टू यूज इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन द कोर्स ऑफ एजेंसी अगेंस्ट द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के अगेंस्ट कोई भी काम नहीं करें।
ठीक है, ये हो गया। राइट्स क्या है एजेंट के, वो अपनी सैलरी मांग सकता है। राइट ऑफ रिटेन, अगर वो आप पैसे नहीं दोगे तो वो गुड्स को रिटेन कर सकता है। राइट ऑफ लियन, जब्त कर सकता है। राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजेक्शन, रोक सकता है काम को। राइट ऑफ इंडेमनिफिकेशन, जितने भी उसने खर्चे की एजेंसी में वो ले सकता है। राइट टू कंपनसेट फॉर इंजरी कॉस्ट टू द प्रिंसिपल नेगेटिव, प्रिंसिपल की गलती की वजह से अगर एजेंट को कोई नुकसान हो जाता है तो वो भी लेगा। टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी, एजेंसी कब कब टर्मिनेट होती है, तो प्रिंसिपल बोल सकता है कि भाई मुझे तुम्हारे साथ कंटिन्यू नहीं करना, एजेंट बोल सकता है कि मुझे कंटिन्यू नहीं करना, और दोनों बोल सकते हैं। लेकिन अगर दोनों बोलेंगे तो कंपनसेशन नहीं बनेगा, लेकिन दोनों में से एक बोलेगा तो दूसरे को क्या देना पड़ेगा, कंपनसेशन। बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ का मतलब होता है जैसे कि एजेंसी 5 साल के लिए थी, 5 साल हो गए, एजेंसी का था। डेथ और इंसैनिटी ऑफ प्रिंसिपल और एजेंट, तो प्रिंसिपल और एजेंट की डेथ या इंसैनिटी हो जाती तो एजेंसी खत्म। इंसॉल्वेंसी ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इंसॉल्वेंट हो जाए तो एजेंसी खत्म। सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो जाए, प्रिंसिपल एलियन एनिमी बन जाए तो यहाँ पे एजेंसी खत्म। जिस कंपनी के थ्रू आप एजेंट बने वो कंपनी खत्म हो जाए, जिस कंपनी के लिए आप काम कर रहे हो, तो वहाँ पे एजेंसी रिलेशन खत्म। सर्कमटेंसेस व्हेन एजेंसी इज रिवोकेबल, कब कब एजेंसी रिवोक नहीं हो सकती, जब एजेंसी एजेंट का पर्सनल इंटरेस्ट आ जाता है तो ऐसे में एजेंसी रिवोक नहीं हो सकती है। Where the agent has exercised partly his authority, जहाँ पे एजेंट ने अपना काम आधा कर लिया है तो वहाँ पे भी एजेंसी रिवोक नहीं हो सकती। Where the agent incur his personal liability, जहाँ पे एजेंट की खुद की पर्सनल लाइबिलिटी तो उसके लिए एजेंसी रिवोक नहीं हो सकती। यहाँ पे खत्म होता है एजेंसी वाला रिलेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, बिल्कुल वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो पेपर बेस्ड होते हैं, बस यहाँ पे पेपर नहीं लगता, ये सब सारा काम वो ही होता है जो इलेक्ट्रॉनिक मोड से होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो गवर्न करता ही करता है, साथ में आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट भी गवर्न करता है। इंग्रेडिएंट्स क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट के, वही सेम प्रॉपर ऑफर जाएगा, एक्सेप्टेंस जाएगा, पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट के लिए कैपेबल होनी चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, सब कुछ हमने जो पहले पढ़ लिया था सेक्शन 10 की कंडीशन। तो गाइस यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड और सारे टॉपिक के साथ रिव्यू हुआ है, तो ये एटलीस्ट जब एग्ज़ाम हो तो उसको देख के जाना, आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और यहीं तक रखते हैं आज के लिए, थैंक यू।